और पहला क्लोज टेस्ट आपके सामने है। श्याम सुंदर चौरसिया कह रहे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, एसएससी मंत्रा और सब लोग। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए, अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फोकस करते हैं अपने काम पे। मैं थोड़ा बताते समय बहुत ज़्यादा उससे कांटेक्ट नहीं रख पाता हूँ ताकि चीज़ें डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो हमारा पर्पज है वो सॉल्व हो सके। देखिए, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम, ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम बिहाइंड मेकिंग ए रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉमिस। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में उसका जो फीलिंग है वो महसूस करने की कोशिश करिए कि किस वे में चीजें कही जा रही हैं। पॉजिटिव में है, निगेटिव में है, पक्ष में है, विपक्ष में है, कोई स्टोरी है, कोई टॉपिक है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, क्या चीज है उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करिए, उसकी फीलिंग समझिए और उस हिसाब से आप अपने आप को ऐसे माहौल में सोचने की कोशिश, अपने आप को रख करके चीजों को सोचने की कोशिश करेंगे तो काफी हद तक आप ज्यादा बेहतर अपने आप को महसूस कर पाएंगे। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम बिहाइंड मेकिंग ए रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, डिजिटल इंडिया कैन बी हो सकता है प्राइम बिहाइंड मेकिंग ए रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉमिस, सरकार की इस वादे को हकीकत में बदलने के पीछे कौन सा वादा है? मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, कम से कम सरकार और अधिक से अधिक शासन। सच ए ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली इनटू गवर्नमेंट। इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, माने इस तरीके का जो रूपांतरण है डिजिटल इंडिया में, जिसमें शासन सरकार कम होगी, शासन ज्यादा होगा, इस तरीके का बदलाव रिक्वायर्स मांग करता है टेक्नोलॉजी, तकनीकी को टू बी फर्मली इनटू गवर्नमेंट, कि वो सरकार में मजबूती के साथ। समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, कुछ ऐसा जिसे डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट अपने प्रमुख उद्देश्यों में से एक दर्शाता है। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, तकनीकी को सरकार में शामिल करना या निहित करना। विल डू थ्री थिंग्स, तीन काम करेगा। ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार को ट्रांसफॉर्म करेगा। मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, इसको अधिक ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट बनाएगा। ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजन स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, विशेष तौर पर उन नागरिकों के जीवन को जो कि इस पिरामिड के सबसे निचले तले पर हैं। एंड मेक अवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, और हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्धात्मक बना पाएगा। ए 2014 मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्रेडिक्ट, दर्शाती है ये रिपोर्ट की, द लार्ज स्केल ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजीशन की, लार्ज स्केल ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी है, पोजीशन इंडिया, ये इंडिया को रखता है विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, एक ऐसी अवसर प्रदान करता है जिसमें अभी भी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को तीव्र गति देनी है। चलिए वापस चलते हैं, मोटा मोटा मैंने आपके साथ पैसे डिस्कस किया, एक फीलिंग समझ में आ जाए। अब करते हैं, करेक्ट, डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया हो सकता है प्राइम माने मुख्य, बिहाइंड। अब जैसे आप कोई चीज लेते हैं, देखिए यहां पे मैं जैसे हूँगा तो मैं क्या करूंगा, सोचूंगा कि भाई ये जो शब्द है ये प्राइम के साथ आ रहा है, तो कहने मतलब प्राइम एडजेक्टिव है और ये शब्द यहाँ हमको जो भरना है वो नाउन है अपने आप में एक। तो ऐसा सोचना है कि भाई प्राइम माने मुख्य, मुख्य क्या चीज हो सकती है, और आगे की चीजें बिहाइंड मेकिंग ए रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉमिस, सरकार के इस वादे को एक हकीकत में बदलने के पीछे, पूरी चीजों को रिलेट करिए अपने माइंड में, सोचिए जरा, सरकार के वादे को वास्तविकता में बदलने के पीछे मुख्य क्या, इस वादे को हकीकत में बदलना है, इसके पीछे मुख्य क्या, मुख्य कारक, मुख्य ताकत, मुख्य इंपैक्ट और मुख्य माइट, प्रभाव। अब किसी चीज को अगर आप बदलना चाह रहे हैं हकीकत में, तो क्या वहां प्रभाव लेंगे, उसका मुख्य प्रभाव तो आगे दिखाई देगा। अभी तो हमें किसी चीज को बदलना है, तो किसी चीज को किसी रूप में बदलना है, तो जो नीचे चीज होगी वो मुख्य उसका कारक होगा, मुख्य ऐसी चीज होगी जो उसको चेंज करेगी। तो सबसे मुख्य फैक्टर हो सकता है जो बदलेगा, या सबसे मुख्य
इंपैक्ट तो नहीं हो सकता, प्रभाव की तो बात नहीं होगी। माइट भी यहाँ सही नहीं लगेगा, द प्राइम माइट, मुख्य माइट, ये भी सेंस नहीं दे रहा। ये दो सेंस आपके हो सकते हैं, मुख्य फैक्टर ये कारक है और मुख्य फोर्स मुख्य ताकत। तो अब किसी चीज को, गवर्नमेंट की कोई चीज है, किसी ताकत को हकीकत में बदलना है, इसके पीछे की डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया एक फैक्टर हो सकता है या मुख्य फोर्स हो सकता है जो सरकार के इस वादे को, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के वादे को हकीकत में बदलेगा। अब इन दो चीजों पे आपने सोचना है कि भाई फैक्टर ले कि फोर्स ले, ठीक है, कारक ले या ताकत ले। तो अब आप खुद सोचिए दोनों वर्ल्ड में कौन सा वर्ल्ड हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, कौन सा वर्ल्ड हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, फैक्टर वाला वर्ल्ड या फोर्स वाला वर्ल्ड। चलिए कुछ श्रेय सिंह कर रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, वॉइस और नरेशन की भी करा दीजिए। रेगुलर क्लास चल रही भाई, रेगुलर क्लास मॉर्निंग में भी है, मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में रेगुलर ले रहा हूँ। बाकी क्लासेस शेड्यूल की है इस वीक में, 2 से 3 दिन के अंदर पूरा शेड्यूल, मेरी क्लास का भी, मैथ रीजनिंग जीएस सारी क्लासों का आपको डेली अपडेट मिलेगा कि किस दिन कौन सी क्लास चलनी है। नए बच्चों के लिए अलग सेशन पूरा कर रखा है, और जो लोग सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस का पूरा सेशन है। वो क्लासें 2 से 3 दिन में शेड्यूल मिल जाएगा और उसी शेड्यूल के हिसाब से ही अब चलेंगी, और वैसे कोई क्लास नहीं रहेगी कभी कोई क्लास आ गई। तो चलिए फिलहाल फोकस करते हैं। तो देखिए किसी चीज को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, किसी चीज को आप बदलना चाह रहे हैं, तो बदलने में क्या होगा, फोर्स लगेगा ना, ताकत ही तो, फोर्स ही तो है जो किसी चीज को किसी चीज में रूपांतरित करेगी। तो यहां पर फैक्टर उतना बेहतर नहीं होगा। अगर आप देखें कि भाई फोर्स, डिजिटल इंडिया सबसे मुख्य फोर्स हो सकता है किस चीज के पीछे, चूंकि पीछे है ये किसी चीज के, तो पीछे फोर्स ही होगा जो किसी चीज को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देगा। तो यहां पर बिहाइंड जो शब्द था वो, और एक चीज को दूसरे चीज में परिवर्तित करना, इन दो चीजों से मैंने लिंक करके ये समझा कि फोर्स यहां पे ज्यादा बेहतर शब्द साबित होगा कि किसी चीज के पीछे की वो ताकत है, जब हम पीछे से धक्का लगाएंगे तो वो चीज किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए यहां फोर्स ज्यादा सही शब्द साबित होगा। आगे आइए, मैक्सिमम गवर्नमेंट सच ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए इस तरीके की वोकैब, इस तरीके की चीजें, ऐसे चीजें आपको समझ में आए, इसीलिए सुबह मैं न्यूज़पेपर की क्लास 1 घंटे सवा घंटे आपके साथ ले रहा हूं, ताकि तमाम टॉपिक आपके सामने डिस्कस हो, तमाम वोकैब डिस्कस हो, स्ट्रक्चर डिस्कस हो, और आप अच्छे तरीके से इस तरीके की चीजों को कर पाए। आगे बढ़ते हैं। सच ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बदलाव है, कौन सा, ये जो बदल रहे हैं हम कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो बदलाव है रिक्वायर्स, ये मांग करता है टेक्नोलॉजी, तकनीकी की, टू बी फर्मली इनटू गवर्नमेंट। ये टेक्नोलॉजी, इस तरीके का रूपांतरण मांग करता है कि तकनीकी को सरकार में मजबूती के साथ क्या किया जाए। समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, ताकि कोई ऐसी चीज जिससे डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को लिस्ट किया जा सके, इसके सबसे प्रमुख उद्देश्य के रूप में एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट। इसीलिए मैं कहता हूं कि पैराग्राफ पढ़ते रहिए। कई बार अगर आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे पूरा, तो पैराग्राफ में ही आपको एक आध आंसर वहीं से मिल जाएंगे। जैसे जब मैंने ये चीज देखा कि इस तरीके का रूपांतरण के लिए, इस तरीके का रूपांतरण मांग करता है कि तकनीकी को मजबूती से सरकार के साथ में क्या किया जाए, और यहां खुद ही लिखा है एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नेंस, और यहां ऑप्शन में भी वही चीज है ना, एम्बेडेड, देख लीजिए वही चीज आगे लिख दिया गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप कोई दूसरा आंसर टिक करके चले आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्लोज टेस्ट करने के टेक्निक को नहीं सीख पाए हैं, मीनिंग तो आप जान रहे हैं। तो ये यही लिखा हुआ है, इसी पैसेज में लिखा है, और यहीं से मैं इसको पिक करके एम्बेडेड टिक कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी दे दिया कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट। सरकार में अगर हम तकनीकी समाहित करते हैं तो ये 3 काम करेगी, और वही चीज ऊपर की लाइन में कह रहा है कि इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मांग करता है कि टेक्नोलॉजी को मजबूती के साथ सरकार में शामिल किया जाए। समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, ये आगे की बातें लिखी गई है। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आंसर तो यही दिया हुआ है हमारे आगे की लाइन में, वहीं से हम टिक कर देंगे। बट यहां जो वर्ड हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द आपके दिए गए हैं।
तो ऐसे में इन शब्दों को मैं थोड़ा थोड़ा जरूर डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि आगे कहीं कहीं ये क्लोज्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आपके लिए आए तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मिलती जुलती मीनिंग ही है। जैसे पहला जो शब्द है इंसर्ट करना, और मैं बहुत उसमें न जाके आपको कुछ चीजें दूंगा दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से, ताकि आपके माइंड में सेट रहे इंसर्ट कहाँ यूज करते हैं। टाइप कर रहे हैं कोई मैटर, आप टाइप कर रहे लिख रहे हैं, उसमें आ गया ना, इसको इंसर्ट कर दीजिए। कहने का मतलब इंसर्ट का क्या सेंस निकल के आया कि कोई शब्द आप लिख रहे हैं और उसके बीच में किसी चीज को डालना, इन्हीं चीजों के बीच में किसी चीज को ऐड करना, ऐड समथिंग इन ए रिटन फॉर्मेट। एक तो ये आपका इंसर्ट कहलाता है। इंसर्ट किसी चीज में कोई चीज, तो ये दोनों ही सेंस में है, रिटन फॉर्मेट में भी और किन्हीं दो चीजों के बीच में कोई चीज डालना भी इंसर्ट कहलाता है। आप गए सांस नहीं ले पा रहे, आपके मुंह में नली डाल दी गई ताकि आप सांस ले पाए, या खाना नहीं खा पा रहे थे तो मुंह में नली डाल दी गई, तो ये क्या हो गया, इंसर्ट ट्यूब इन योर माउथ। तो इंसर्ट का मतलब किसी चीज के बीच में कोई चीज प्रवेश कराना या डालना। तो ये मैंने एक फिगर बनाया है, ये इंसर्ट को दर्शा रहा है कि कोई दो चीज है, किसी चीज के बीच में कोई चीज करना, इंसर्ट हो गया। प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, और कई जगह ऐसा आ जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ प्लांट होगा। प्लांट तो वैसे हम लोग पौधों के लिए यूज करते हैं, आप जान रहे हैं, प्लांट माने पौधे इत्यादि, पौधा होता भी है और पौधा लगाना भी प्लांट कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहां पे प्लांट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लांट बॉम्ब, कहीं पर बम रखा गया है, लगा दिया गया है, तो प्लांट बॉम्ब कहलाएगा कि आतंकवादी ने कहीं पे बम रखा या लगाया है तो वहां बम प्लांट किया है, बॉम्ब। या एनी इलीगल थिंग, कोई भी इलीगल चीज है, इलीगल थिंग्स, कहीं पर हीरोइन या कोई ऐसा नशीला पदार्थ है और कुछ इलीगल चीजें कहीं पे रखी गई हैं छिपा करके या रखी गई हैं, तो वो भी आप प्लांट कहते हैं। ठीक है, फिर और कहां प्लांट आएगा, कोई चीज कहीं पर आप रख रहे हैं वो भी प्लांट कहलाएगा। आपने फ्लैग कहीं पे लगा दिया, झंडा कहीं पे गाड़ दिया, वो भी प्लांट हो जाएगा। कोई चीज कहीं पे रखी है, इस मार्कर को मैंने ऐसे रख दिया कहीं पे, ये भी प्लांट कहलाएगा। तो पुट इन पोजीशन, पुट इन पोजीशन, किसी स्थिति में किसी चीज को रखना भी, समथिंग, वो भी प्लांट कहलाता है। अब बात आती है, प्लांट हो गया। स्टक, स्टिक से समझेंगे इसको। स्टक थर्ड फॉर्म है किसकी, स्टिक की। स्टिक आपकी वर्ब है और उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो आपकी स्टिक, स्टक, स्टक होता है, आप जान रहे होंगे, तो स्टिक की थर्ड फॉर्म है। आप अब देखते हैं कि स्टिक कहां कहां यूज करते हैं। कुछ मैं शब्द लिख रहा हूं ताकि आप ध्यान रखें, जैसे स्टैंप, स्टैंप समझ रहे हैं, लिफाफा पे जो आप टिकट चिपकाते हैं, पोस्टेज। तो स्टैंप को लेटर के ऊपर आप, यानी किसी इस तरीके से चिपचिपे पदार्थ से या चिपकने वाले पदार्थ से कोई चीज चिपका रहा है, वो भी स्टिक कहलाएगा। कोई नुकीली चीज किसी में डालना, जैसे आपको मान लीजिए हॉस्पिटल में आपको सुई लगाई जा रही है, तो स्टिक निडल इनटू योर हैंड्स हो जाएगा। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, रिलेट करिएगा। निडल हैंड्स माने आपको सुई लगाई गई, वो भी स्टिक कहलाएगा। ठीक है, तो एक तो निडल के सेंस में, दूसरा यानी कोई नुकीली चीज चुभाने के सेंस में, कोई चिपचिपी चीज कहीं लगाने के सेंस में। इसके अलावा हम स्टिक का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी चाबी है, कोई चीज कहीं पे फंस गई है तो वो भी स्टिक कहलाती है, जैसे की और लॉक। चाबी आपके ताले में फंस गई तो वो भी क्या कहलाएगा, स्टिक कहलाएगा। तो चाबी जैसे ताले में फंस गई, उसका फिगरेटिव रूप देखेंगे कि आप किसी समस्या में फंस गए, आप इस क्लोस्टेज में फंस गए हैं, तो वो भी स्टिक कहलाएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना, ये सारा आपको हमारे अभी पीडीएफ फॉर्म में, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम सेपर एसएससी, उसमें सब आपको ये मिल जाएगा। मैं नोट कर दे रहा हूँ, वहां पे शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप पूरा फाइल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे आ गए इंसर्ट, किन्हीं दो या एक चीज में किसी चीज को डालना। प्लांट, बॉम्ब हो गया, आइडिया हो गई, फीलिंग हो गया, प्लान करना। स्टिक मैंने बता दिया, कोई नुकीली चीज, कोई चिपचिपी चीज, या कोई चीज कहीं फंस गई है, आप कहीं फंस गए हैं, वहां स्टिक लीजिएगा। इमीडिएट, किसी चीज का रूट इन समथिंग, किसी चीज का एक पार्ट ऑफ हो जाना।
इम्बेडेड माने पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ या रूट इन, माने कोई चीज ऐसा करे कि कोई चीज किसी चीज का एक स्वरूप हो जा रही है, आपके अंदर कोई विचार समाहित हो गए हैं, वो इम्बेड के सेंस में आएगा। तो किसी के अंदर किसी चीज का समाहित हो जाना, कोई चीज किसी चीज का हिस्सा हो जाना, एक पार्ट हो जाना, उस सेंस में हम लोग इम्बेड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या होगा, इम्बेडेड। कि इस तरीके का रूपांतरण तक मांग करता है कि तकनीकी को सरकार में इम्बेड कराया जाए। इम्बेडेड टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, तकनीकी को सरकार में समाहित करना। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया है। इम्बेडेड टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, तकनीकी को सरकार में समाहित करना। विल डू 3 थिंग्स, 3 चीजें करेगी। ऑप्शन हमारे सामने हैं, और ये जब भी ऑप्शन आप लेंगे, मैंने आपको जैसे यहां भी बताया था, यहां फिर बता रहा हूं, कोई ऑप्शन जो ले रहे हैं पहले देखिए कि ये जो ऑप्शन मैं यहां पुट करूंगा वो क्या है, माने ये हमारा ऑप्शन क्या है, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है, और जहां लिखना है वहां किस शब्द से ये रिलेटेड है, और सेंटेंस के फीलिंग के हिसाब से कैसे मैच करेगा। 3 चीज, ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, यहाँ पे इसका रिलेशन किससे है, और सेंटेंस के सेंस के हिसाब से कहां ये मैच करने वाला है। तो जरा ये देखिए, ऑफिसेज, प्रोसेस, डिटेल्स, हायरार्कीज, कहीं कहीं नाउन है सारे। अच्छा, अब गवर्नमेंट के साथ लिख रहे हैं कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, तकनीकी को समाहित करना, इनटू गवर्नमेंट, सरकार के, कहां, सरकार के, माने जो शब्द लिखेंगे वो सरकार से जुड़ करके आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया, जो वर्ड लिखेंगे वो सरकार से जुड़ के आएगा। तो अब सोचना है कि भाई तकनीकी को सरकार की किस चीज में हम समाहित करेंगे, और इससे 3 काम होंगे कि गवर्नमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये अधिक पारदर्शी और इफिशियंट बनेगी, लोगों के जीवन काफी ज्यादा परिवर्तित होंगे, उन लोगों के जो काफी ज्यादा निचले स्तरों पे हैं। तो सरकार की किस चीज में तकनीकी को समाहित करने से 3 काम करेगा। क्या सरकार के डिटेल्स में, तो सरकार के एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डिटेल कोई भाव नहीं बनेगा। सोचिए जरा, सरकार, आप भी ऑफिस में, तो सरकार तकनीकी को सरकार के डिटेल में शामिल करना नहीं, हायरार्की में शामिल करना। हायरार्की माने बड़ा ऑफिसर, छोटा ऑफिसर, क्लर्क, ये जो पूरी जो श्रेणी है इसमें शामिल करना, ये भी भाव नहीं बन पा रहा है। हाँ, 2 जो जहां आप कंफ्यूज होंगे, ऑफिसेज और प्रोसेस। सरकार के ऑफिसों में तकनीकी लाना या सरकार की प्रक्रियाओं में तकनीकी लाना, क्या होगा आप सोचिए। और इसका आंसर इसी पैसेज में है, सबसे ऊपर ही लिखा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार कम होगी, शासन ज्यादा होगा। तो शासन ज्यादा होगा, इसका मतलब सरकार के जो प्रोसेस हैं, जिस वे से गवर्नमेंट वर्क कर रही है, उसमें टेक्नोलॉजी ले आइए। कहीं पर आपको कोई काम करना है, आधार कार्ड बनवाना है, तो जाना ना पड़े, आपका टेक्नोलॉजी से काम हो जाए। जन्म प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आप घर बैठे कर ले, सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट के ऑफिसों में नहीं, जो ठेके देते हैं उसका सारा ऑनलाइन हो जाए चीजें, और धीरे धीरे चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। तो सरकार के ऑफिसों में टेक्नोलॉजी तो अपने आप आएगी जब आप उसके प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को बिल्ड करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा, प्रोसेसेस। तो अब देखिए, मैं कहीं और से नहीं सोच के बता रहा हूँ, कोई को वही चीज बता रहा हूँ जो यहाँ पे हो सकता है, और चीजों को उसी वे में सोचना है। जैसे मैंने पैसेज में ही चीजें लिखी, उसी से इसको लिंक करना है, वहीं से लिंक कर रहा हूँ कि भाई सरकार के ऑफिस से ज्यादा बेहतर वर्ड होगा प्रोसेस, की सरकार की जो प्रक्रियाएं हैं, गवर्नमेंट जो जो काम कर रही है उसमें तकनीकी को प्रवेश करा दे। तो इससे 3 चीजें होंगी जो आगे लिखी है। चलिए, सी ऑप्शन। अगला, ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ सिटीजन्स। तो ये क्या करेगी, ये सरकार को बदलेगी, चीजों को अधिक पारदर्शी बनाएगी, एफिशिएंट बनाएगी, और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ सिटीजन, और उन नागरिकों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगी, स्पेशली दोज, विशेष तौर पर वो लोग, बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो इस पिरामिड के निचले तरे पे है। पिरामिड समझ पा रहे हैं, ये जो देश का हमारे ढांचा है, इसमें सबसे ऊपर धनी लोग हैं और सबसे नीचे श्रेणी में गरीब हैं, बीच में मध्यम वर्ग है, यही तो पिरामिड की बात कर रहा है। तो ये कौन सा पिरामिड है। अब देखिए, फिर आपने देखा, मैंने बताया ना कि जो शब्द भरना है, पहले देखिए कहाँ आएगा, ये वर्ड पिरामिड से पहले यहां आना है, द, और यहां आप भरेंगे इस शब्द को, द पिरामिड, यानी पिरामिड के बारे में बताएगा। क्लियर हो गया। एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, हमारी अर्थव्यवस्था को ये अधिक एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनाएगा। तो ये ऐसे लोगों के जीवन को है, विशेष तौर पर जो बॉटम पे हैं पिरामिड के। तो कौन से पिरामिड के बॉटम पे हैं, ये जो पिरामिड जिसको हम लोग
चर्चा में, परिचर्चा में, या एक कल्पना की गई है कि एक संसार, एक ऐसा पॉइंट है, एक पिरामिड है जिसमें ऊपर उच्च लोग हैं, मध्यम लोग हैं और सबसे निचले तरह पे निम्न लोग हैं। तो उन लोगों के जीवन को सक्षम बनाएगा जो एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। अब ये पिरामिड कैसा हो सकता है? मिथिकल। क्या ये मिथिकल पिरामिड है? एक ऐसा पिरामिड जिसका शास्त्रों में और हमारी पुरानी कहानियों में वर्णन है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। हाइपोथेटिकल, काल्पनिक पिरामिड जो है उससे भी कोई पॉइंट नहीं है। क्लासिफाइड, क्लासिफाइड माने वर्गीकृत पिरामिड, ये भी नहीं है। क्लासिफाइड आर्टिकल्स हो सकते हैं, क्लासिफाइड पिरामिड तो होगा नहीं। प्रोवर्बियल पिरामिड, प्रोवर्बियल का मतलब ऐसी चीज जिसको एक सामान्य रूप से चर्चा, परिचर्चा, मुहावरे, कहावत या एक आम धारणा के रूप में माना जाता है। तो यही तो है, एक आम धारणा ही है कि भाई एक ऐसा ढांचा है जिसमें ऊपर उच्च लोग हैं, फिर उससे कम आय वाले हैं, और सबसे निचले देश में वो लोग हैं जिनकी आय सबसे कम है, जो गरीब हैं। तो ये कैसा ढांचा हो जाएगा? अगर कोई ऑप्शन होना भी है तो मिथिकल और हाइपोथेटिकल, काल्पनिक तो दोनों शब्द होंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। क्लासिफाइड पिरामिड और प्रोवर्बियल पिरामिड। तो ये क्या प्रोवर्बियल पिरामिड क्या होता है? माने ऐसा ढांचा जिसके बारे में एक सर्वसम्मति है, या एक जो सामान्य तौर पर कहावतों में, मुहावरों में, बोलचाल में, जनता में जो एक माना जाता है कि इस तरीके से ढांचा बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोवर्बियल। और कई बार देखिए, जैसे ये ऑप्शन आपने भरा, क्या कहते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को, तो देखिए समझिएगा, कुछ ऐसे क्लोज टेस्ट भी होते हैं जहां पे चीजें थोड़ा टेक्निकल होती हैं। टेक्निकल का मतलब ये हुआ कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं ज्यादा तो ही इस तरीके की चीजें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप रीडिंग नहीं करें तो हो सकता है इस तरह की चीजें करने में आपको दिक्कत आए। तो अलग अलग है। अब कुछ ऐसे क्लोज टेस्ट रहेंगे भाई जहां आपको कुछ नहीं पता है, ना मीनिंग ही पता है, ना चीजों का सेंस पता है, तो वहां तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन हाँ, फिर भी ऐसे में आप कम से कम गलत ऑप्शन हटा सकते हैं कि हाँ, इसके हिसाब से ये चीज मैच नहीं करे। इसीलिए रीडिंग जरूरी है, थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। आगे आइए। और मैंने जो पैसे लिया है वो अलग अलग सेगमेंट से लिया है, ताकि उसमें हर टाइप की चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जो टेक्निकल है उसमें तो कुछ बताने लायक नहीं है, वो तो जो होना है वही होगा। लेकिन जहां पे कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग डिस्कस करें, ग्रामर के हिसाब से भी लिया गया, अलग अलग टाइप का भी आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे इन चीजों। 2014 मैकिंजे ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्रेडिक्ट दैट, दर्शाती है ये रिपोर्ट की, द लार्ज स्केल ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया, कि टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया के माध्यम से तकनीकी का बड़े पैमाने पे क्या पोजीशन इंडिया विद बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से तकनीकी का बड़े पैमाने पर क्या करने से भारत एक बड़े अवसर की तरफ बढ़ेगा। इनहेंसमेंट, लार्ज स्केल इनहेंसमेंट, बड़े पैमाने पर तकनीकी की वृद्धि। एंटीसिपेशन, कल्पना, एंटीसिपेट, बड़े पैमाने पर तकनीकी की कल्पना, बड़े पैमाने पर तकनीकी की मॉनिटरिंग, और बड़े पैमाने पर तकनीकी का अडाप्टेशन। अडाप्ट माने चीजों को अपनाना। तो क्या होगा? वही तो चल रहा ऊपर से, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लाइए जिसमें सरकार ये करेगी। इसके लिए हमें सरकार में तकनीकी को इम्बेड करना है, माने समाहित करना है। तो बड़े पैमाने पे तकनीकी को क्या करेंगे? इनहेंसमेंट क्वालिटीज में हो सकता, आपकी क्षमताओं में सुधार करना इनहेंसमेंट हो जाएगा। कल्पना का यहां शब्द होगा नहीं, बड़े पैमाने पर तकनीकी की कल्पना करना नहीं, बड़े पैमाने पर तकनीकी की मॉनिटरिंग करना। तो यहां क्या भाव, अपने आप जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो यह आएगा कि बड़े पैमाने पर तकनीकी को अपनाने से डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उस माध्यम से सरकार के प्रोसेसेस में बड़े पैमाने पर तकनीकी को एडॉप्ट करने से, यानी उसको अपनाने से भारत एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में अपने आप को पोजीशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो उस हिसाब से एडाप्टेशन। तो यहाँ हमने सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से, उसके भाव के हिसाब से कि भाई तकनीकी को बड़े पैमाने पे क्या किया जाएगा, वृद्धि की जाएगी, नियंत्रण किया जाएगा, कल्पना की जाएगी, अपनाया जाएगा। तो अपनाया जाएगा ज्यादा सही लग रहा था। यहाँ सेंस के हिसाब से आपने चीजों को लिया। आगे बढ़ते हैं। ये क्लोज टेस्ट खत्म, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट आपका सेकेंड है, पहला हो गया, सेकेंड देखते हैं इसको। ऑल ड्राइवर जैसे अलग अलग टाइप के लिए क्लोज टेस्ट, ताकि अलग अलग चीजें आपके साथ डिस्कस हो सके और लगभग चीजों को संपूर्ण रूप में देखा जा सके।
ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेस, सभी ड्राइवर्स रोड रेस से प्रभावित हैं, वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज, द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर, तनावपूर्ण ड्राइवरों का व्यवहार, इंस्टेड ऑफ बीइंग इनरेज्ड ओवर सर्कमस्टांसेज बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो उनकी क्षमताओं से बाहर हैं ऐसी परिस्थितियों पे गुस्सा होने के स्थान पर ड्राइवर लर्न टू पेशेंट, ड्राइवर को सीखना चाहिए कि वो धैर्य बना के रखे। ऑन द रोड वी मस्ट बी टू कंट्रोल अवर इमोशन, सड़क पे हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। रोड रेज ड्राइवर्स आर आल्सो मोर लाइकली टू मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस, ऐसे ड्राइवर जो सड़क पे हंगामा करते हैं बहुत अधिक संभावना है कि वो ट्रैफिक से जुड़े हुए अपराध भी करते हैं। ऐसा कुछ तो आपने, मैंने बताया ना, पैसेज पढ़ते समय, क्लोसेज पढ़ते समय सेंस समझने की कोशिश करिए, किस फीलिंग में जा रहा है, आपके माइंड में फीलिंग आ गई, ये उन ड्राइवर की बात कर रहा है जो सड़क पे अक्सर हंगामा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से विवाद पैदा करते हैं, तो ऐसे ड्राइवर की बात कर रहा है और उसी के हिसाब से चीजें ली गई। तो आपको ऐसे ड्राइवरों को ले करके सोचना है, अपने आप को भी मानना है उसी तरह से। अब सोचिए जरा, ऑल ड्राइवर्स आर इफेक्टेड बाय रोड रेज, सभी ड्राइवर सड़क पे होने वाली, रोड रेज माने सड़क पे दो लोग भिड़ गए आपस में, अब वही हंगामा कर रहे हैं, जाम लग गया, तो रोड रेज में जो सड़क पे चलते समय एक दूसरे से विवाद होते हैं, वो सभी ड्राइवर्स प्रभावित होते हैं सड़क पे होने वाले विवादों से, वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सभी ड्राइवर सड़क पे होने वाले विवाद से प्रभावित होते हैं, चाहे दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वे डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्ट तरीके से क्या हो, इन्वॉल्व हो। अब आप देखिए यहां पे ग्रामर का नॉलेज आपका काम आएगा। दे आर, दे है सब्जेक्ट, आर वर्ब है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो एडवर्ब है, उसके आगे ये आ रहा है। इन्वॉल्व तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, आर के साथ लिखेंगे नहीं। इन्वॉल्व हो नहीं सकता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं, तो या तो आर के साथ इन्वॉल्विंग होगा या इन्वॉल्व होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आपने देखा दे आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखा, तो आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं लिखते हैं। ये आपका ग्रामर का नॉलेज कहता है कि भाई ईजेएमआर के साथ या तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे या फिर आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, दो ही फॉर्म आती है ईजेएमआर के साथ। तो आपने देखा और ये दो ऑप्शन आपने कट कर दिए। अब दो बचे आपको, इस पे आपको सोचना है कि सभी ड्राइवर घटनाओं से प्रभावित होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें इन्वॉल्विंग हो या इन्वॉल्व हो। अब यहां पे, अगर यहां पे भी ग्रामर का नॉलेज आपका काम आएगा, आई एम इन्वॉल्विंग इन इट या आई एम इन्वॉल्व इन इट, आपने अगर कहीं पढ़ा होगा क्या होगा, आई एम इन्वॉल्विंग इन इट या आई एम इन्वॉल्व। तो अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन्वॉल्व, माने मैं उसमें शामिल हूं। आई एम इन्वॉल्विंग नहीं लिखेंगे। हाँ, ये चीज इन्वॉल्व है इसमें, तो समथिंग इन्वॉल्व्स इन इट, इस तरीके से होता है। तो लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट किसी चीज में शामिल है तो वहां पे आप यही लिखते हैं कि आई एम इन्वॉल्व, मैं इस चीज में इन्वॉल्व हूं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये ग्रामर का पैटर्न है और बहुत टेक्निकल बात नहीं है, थोड़ा बहुत चीजें आप पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ रहे हैं, वर्ब वोकैब सेक्शन में आएंगे, आप एडजेक्टिव वर्ब के डिफरेंस को पढ़ेंगे तो ये चीज बताता हूं मैं, और आई भी है कई बार इस तरीके की चीजें, सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड, इस तरह से। तो यहाँ पे फिर आपका ग्रामर का नॉलेज काम करेगा, और इन्वॉल्विंग ऑप्शन इस तरीके से नहीं हो सकता, चाहे वो उसमें शामिल हो या शामिल ना हो, इन्वॉल्व सही ऑप्शन होगा। अब ये बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए। चलिए, तो ग्रामर के आधार पर ये हमने क्वेश्चन किया, दो ऑप्शन पहले हटाए, फिर देखा कि इन्वॉल्विंग और इन्वॉल्व, तो ये चीज ले करके सोचना है कि दे आर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो उसमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं या नहीं है। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज, ये फुल स्टॉप लग गया, सेंटेंस खत्म, नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। पहले का आप मीनिंग समझ चुके हैं, आगे ध्यान रखिएगा कि चाहे आप शामिल हो या ना हो, हर व्यक्ति प्रभावित है सड़क में होने वाले विवादों से। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज, किसी व्यक्ति विशेष की सहन करने की क्षमताएं, द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर, तनावपूर्ण ड्राइवर के बिहेवियर को यहां पे आपको भरना है। आगे आते हैं हम लोग, सेकंड में वर्ब दी गई है, देखिए अप्लाई, मल्टीप्लाई, इन्फ्लुएंस और इंक्रीजेस। और जैसे हम यहां देखते हैं
इंडिविजुअल, ये फुल स्टॉप लग गया, इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज, ये हम किसी व्यक्ति विशेष की सहन करने की क्षमताएं, इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की कोपिंग क्वालिटीज, सहन करने की क्षमता या किसी व्यक्ति विशेष की सहन करने के जो गुण हैं, ये तो क्षमताएं स्ट्रेसफुल ड्राइवर के व्यवहार को क्या करती है, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, ये तो नहीं ऑप्शन होगा, इसको तो हटा दिया हमने। अब अप्लाई, मल्टीप्लाई और इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये शब्द वर्ब है, वर्ब भर रहे हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रख के सोच लिया करिए, बहुत अधिक संभावना है कि आप सही आंसर पे पहुंचेंगे। तो सोचिए जरा, किसी व्यक्ति विशेष की क्षमताएं तनावपूर्ण ड्राइवर के व्यवहार को अप्लाई करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं या प्रभावित करती हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष की जो क्षमता होती है, कोपिंग क्वालिटी माने सहन करने की क्षमता, किसी व्यक्ति विशेष की सहन करने की क्षमता तनावपूर्ण ड्राइवर के व्यवहार को अप्लाई करती है, तनावपूर्ण ड्राइवर के व्यवहार को मल्टीप्लाई करती है या तनावपूर्ण ड्राइवर के व्यवहार को प्रभावित करती है। क्या होगा भाई, आपकी क्षमता ही दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। क्यों, किसी ने पीछे से आपको टक्कर मार दी, आप मुस्कुरा के चल दीजिए, कुछ नहीं होगा। आप वहीं पे निकल आए, आप भी उससे भिड़ गए, वाद विवाद करने लगे, वो आपसे करेगा, आप उससे करेंगे, धीरे धीरे करके मामला काफी बढ़ जाएगा। तो कहीं न कहीं हमारी क्षमताएं ही दूसरे के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेके जब आप सोचेंगे तो आप सिर्फ ए आंसर पे जाएंगे और किसी ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग इनरेज्ड ओवर सर्कमस्टांसेज, इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, परिस्थितियों पर गुस्सा होने के स्थान पर, बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, ऐसी परिस्थितियों पे गुस्सा होने की बजाय ड्राइवर लर्न टू बी पेशेंट, ड्राइवर को सीखना है धैर्य रखना। अब ऑप्शन में आइए, मस्ट, ऑट, कैन और टू। यहां लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, उसके पहले आपको लेना है मॉडल वर्ब लिखी गई है। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको लिख देंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, मेन वर्ब बनेगी नहीं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना है ना, तो ये वर्ब फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, इतना आप भी समझ रहे हैं। ऑट होगा नहीं, क्योंकि ऑट टू होता है, इसके साथ टू आना चाहिए, यहाँ टू लगा नहीं है, तो ये गलत हो गया। समझ पा रहे हैं, ग्रामर के नॉलेज के आधार पर चीजें मैं कर रहा हूं। तो भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, गलत हो जाएगा। ऑट हो नहीं सकता, क्योंकि ऑट टू होता है। दो ऑप्शन कट गए, बचा मस्ट और कैन। मस्ट, कैन किसी चीज के क्षमता को दर्शाना, मस्ट एडवाइस इत्यादि के भाव में जोर देकर के किसी, आपको जरूर ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए, आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए, ये मस्ट है, आप कर सकते हैं, ये कैन हो गया। तो आपकी क्वालिटीज के बारे में बताना कैन हो गया, जहां एडवाइजेबल फॉर्म हो या नेसेसिटी हो कि भाई ऐसा करना ही है आपको, वहां मस्ट होगा। अब आपको सोचना है, देखिए यहां डिफरेंस आप समझ गए ना मॉडल वर्ब का, ऐसे ही सोचना है कि भाई ये जो दो ऑप्शन है इनमें क्या डिफरेंस है। अब उस आधार पे सोचना है कि यहाँ क्या फिट बैठेगा, यहाँ किस चीज की डिमांड है। तो अपने नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों पे गुस्सा करने के स्थान पर, पूरा पढ़िएगा तब पूरा सेंस बनेगा। अपने नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों पे गुस्सा करने के स्थान पर ड्राइवरों को धैर्य रखना सीखना, सीख सकते हैं या सीखना चाहिए। मस्ट लर्न, जरूर सीखना चाहिए, फोकस दे रहा, जोर दे रहा, जरूर सीखना चाहिए। टू बी पेशेंट, धैर्यवान बनना या धैर्य रखना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मस्ट। सेंस के आधार पे हमने यहाँ लिया, क्योंकि दो ऑप्शन ग्रामर से काटे, बचे दो ऑप्शन, दोनों का मीनिंग का डिफरेंस हमें पता है, क्योंकि इतनी तो ग्रामर पढ़ी रखी है, उस आधार पे हमने यहाँ पे सेट किया। आगे तो इस तरह से देखना है, अलग अलग जैसा सेंटेंस है, जैसी जरूरत है उस हिसाब से एक्ट करना है। ऑन द रोड, सड़क पर, वी मस्ट बी टू कंट्रोल अवर ओन इमोशंस, सड़क पर वी मस्ट बी, हमें जरूर होना चाहिए, टू कंट्रोल अवर इमोशन, अपने इमोशन को नियंत्रित करना, वी मस्ट बी। अब ऑप्शन में देखिए, ब्रेव, एबल, कंसिस्टेंट, ओब्लाइज। ब्रेव बहादुर, कंसिस्टेंट एक जैसा काम करना, आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट बने हुए माने लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। ओब्लाइज किसी के प्रति ग्रेटफुल होना, किसी के प्रति आभारी होना। एबल सक्षम होना। देखिए जरा क्या सेंस बनेगा। सड़क पर वी मस्ट बी टू कंट्रोल अवर इमोशन, हमें अपने इमोशन को नियंत्रित करने में बहादुर होना चाहिए, आभारी होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए या एबल होना चाहिए।
तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये भाव है कि भाई सड़क पर अपनी इमोशन को कंट्रोल करने में हमें क्या होना चाहिए, एबल, वी मस्ट बी एबल, हमें जरूर समर्थ होना चाहिए या सक्षम होना चाहिए कि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाए। हमें बहादुर होना चाहिए, सेंस बनेगा नहीं। तो ये जो वर्ब यहाँ पे हम ले रहे हैं या ये जो वर्ड हम ले रहे हैं एबल, ये तब हम समझ पाएंगे जब बी, मस्ट बी और टू कंट्रोल इस चीज से लिंक करके देखेंगे कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, हमें आभारी होना चाहिए, कंसिस्टेंट या एबल। वी मस्ट बी एबल अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस काम को भाई किसी काम को करने में हमें क्या होना चाहिए, हमें सक्षम होना चाहिए, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। आगे आइए नेक्स्ट, कह रहा रोड रेज ड्राइवर्स। रोड रेज ड्राइवर्स माने ऐसे ड्राइवर जो सड़क पे विवाद करते हैं। इस पॉइंट को जरूर मैंने चीजों को समझना जरूर है कि भाई किसके लिए क्या कह रहा है, तभी आप संपूर्णतः उसको समझ पाएंगे। सड़क पे विवाद करने वाले ड्राइवर आर आल्सो मोर लाइकली, बहुत अधिक संभावना होती है, मोर ट्रैफिक ऑफेंसेज, कि वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक के ऑफेंस यानी कि यातायात के अपराध करें। क्या होगा, मोर लाइकली टू मोर ट्रैफिक ऑफेंसेज, कि वो ड्रैग किसी मामले को खींचना, रिफ्लेक्ट किसी चीज को प्रदर्शित करना, प्रोसीड किसी चीज में आगे बढ़ना, इनकर किसी चीज को वहन करना, खासकर ऐसी चीजें जो लॉस इत्यादि से जुड़ी हुई हैं, वहां पे हम इनकर का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस को पढ़िए और सोचिए क्या ज्यादा सही शब्द होगा कि रोड रेज ड्राइवर आर आल्सो मोर लाइकली टू मोर ट्रैफिक ऑफेंसेज, रोड रेज ड्राइवरों से अधिक संभावना है कि वो ट्रैफिक से संबंधित अपराध को ज्यादा करते हैं। यही तो भाव आ रहा है। तो कोई ऐसा जो निगेटिव, अब ऑप्शन में देखिए, बहुत अधिक संभावना है टू मोर ट्रैफिक ऑफेंसेज, कि वो ट्रैफिक के अपराध को अधिक खींचते हैं, ट्रैफिक के अपराध को अधिक प्रदर्शित करते हैं, ट्रैफिक के अपराध को अधिक प्रोसीड करते हैं, या ट्रैफिक के अपराध को इनकर करते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग आपकी काम आएगी। देखिए अलग अलग मैं पहले से बता दे रहा हूँ, कई जगह रीडिंग काम आती है। जैसे आप चीजों को पढ़ रहे हैं वो आपने पढ़ा होगा तो ये वर्ड अपने आप आपके माइंड में क्लिक करेगा। इनकर, इनकर लॉस होता है, कोई नुकसान इत्यादि वहन करना। निगेटिव काम को करने की अंग्रेजी इनकर होती है। पॉइंट समझ पा रहे हैं, कोई निगेटिव चीज है उसको करने की इंग्लिश इनकर होती है। जैसे लॉस को वहन करना, तो लॉस, इनकर लॉस हो गया, लॉस माने नुकसान, उसकी भरपाई करना इनकर। ऑफेंस, इनकर ऑफेंस हो गया अपराध करना। तो नकारात्मक चीज के साथ करने का जो भाव आता है वो इनकर में आता है। तो जब आप इस वर्ब को पढ़ेंगे, और अलग से नहीं पढ़ना, रीडिंग करते रहेंगे, तो ये वर्ड कहीं कहीं आएगा, आपके सामने आएगा, तो आप इस ऑप्शन को कर सकते हैं। तो देखिए इसे ये पैसेज था, कुछ क्वेश्चन आप ग्रामर के नॉलेज के आधार पे, उसके डिफरेंस के आधार पे, मीनिंग के आधार पे, और कुछ रीडिंग के आधार पे कर पाएंगे। अलग अलग टाइप की चीजें हैं, तो क्लोज टेस्ट में हर चीज का इंपॉर्टेंस है। फिलहाल परेशान नहीं होना, जिनका एग्जाम सीजीएल का है उनको नहीं परेशान हो, जितना आपने किया है वो बेहतर है, उसी पे विश्वास करके चलना है। लास्ट टाइम में नहीं सोचना कि काश मैंने ऐसा किया होता, जितना आपने किया वही बेहतर है। हम लोग भी ऐसा सोचते थे कि काश थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा और पढ़ लेते, लेकिन जितना आपने पढ़ा है वही बेहतर है, उसी को बेस्ट मान के एग्जाम में जाना है, और उसी पे आपका अगर सिलेक्शन होना है, ईश्वर चाहेंगे तो हो भी जाएगा। बहुत ज्यादा लास्ट टाइम में सोचने से कुछ नहीं होगा, तो अंतिम समय में बहुत ज्यादा सोचा मत करिए। अंतिम समय में बस कर्मणया वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम, वही सिद्धांत को फॉलो करिए कि अपने काम पे फोकस करिए, क्या रिजल्ट आएगा छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की कोशिश करिए। आगे आइए, अगला देखते हैं प्रोस्टेज थर्ड। लिटिल अ ईयर एगो, कुछ साल पहले रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क व्हेन ए ग्रामोफोन कंपनी ऑफ विच ही वाज बुलबुड़ी एजेंट, जिसका वो एजेंट था ग्रामोफोन कंपनी का, काम से बाहर गया था। वेंट आउट ऑफ एजेंट, बंद हो गई। ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी द लिटिल मनी, उसने उस एजेंसी में कुछ पैसा जो उसने रखा था सिक्योरिटी के लिए, 5 साल के लिए उसका बिजनेस ब्रॉट हिम मनी, उससे पैसा मिला जो इतना था कि वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों की देखभाल कर सकता था। एंड वन डे इट वाज, और एक दिन ऐसा था, ए सीरीज इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, पॉलिटिक्स, और ये सब चीजें उसके लिए जिम्मेदार थी। ऐसा पैसेज है, एक व्यक्ति के जीवन की कहानी से जुड़ा हुआ अलग अलग टाइप का पैसेज है। सीजीएल में ही पूछा गया है 2012 में। इसको देखते हैं कैसे करना है। लिटिल अ ईयर एगो, 4 प्रीपोजिशन टाइप की चीजें दी गई हैं। व्हाइल भी है, अबाउट भी है, बियॉन्ड भी है, ओवर भी है। अब आपको पता बस ये कि यहीं पे हल्का सा रीडिंग काम आ जाए। जैसे आप चीजों को पढ़ रहे हैं, बियॉन्ड ए ईयर एगो, व्हाइल ए ईयर एगो, अबाउट ए ईयर एगो, ओवर ए ईयर एगो,
क्या लिखेंगे? तो ये सेंस होता है ओवर ए ईयर एगो। ओवर ईयर एगो माने जैसे अ ईयर एगो माने एक साल पहले, ओवर ए ईयर एगो माने एक साल से और पहले, माने ज्यादा समय। और लिटिल ओवर का मतलब हो गया थोड़ा सा ज्यादा, माने एक साल से 2-4 दिन हुआ, 5-6 दिन हुआ, महीने भर ही हुआ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो लिटिल ओवर अ ईयर एगो। तो ये रीडिंग के आधार पे आपने किया, सेंस यहाँ काम नहीं करेगा। कि थोड़ा सा एक साल पहले रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क, वो when a gramophone company of which he was the agent, वो काम से बाहर गया था जब एक ग्रामोफोन कंपनी जिसका वो एजेंट था वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, देखे बंद हो गई, तो उसको कैसे लिख दिया? वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। आउट ऑफ एग्जिस्टेंस माने उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। he had put into that agency, he had put into उसे he had put into माने उसने रखा, that agency माने उस एजेंसी में, the little money माने वो थोड़े से पैसे, he had जो कि उसके पास थे, एज सिक्योरिटी के रूप में। तो उस एजेंसी में जो थोड़े से पैसे उसके पास सिक्योरिटी के रूप में थे, तो उसने कहाँ रखा? ही हैड। अब द लिटिल मनी, वो थोड़ा सा पैसा ही हैड। तो ये चीज आपको समझना है कि जैसे ये कोई नाउन है और किसी नाउन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब डायरेक्ट आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये चीज इसी के बारे में बताने के लिए आया है कि उस एजेंसी में उसने अपना वो थोड़ा सा पैसा रखा, ही हैड, जिसको वो पाया था कहां से? ही हैड कन्वर्टेड, जिसको उसने कन्वर्ट कराया था, जिसको उसने एक्सचेंज कराया था, जिसको उसने जुए में जीता था, जिसको उसने विरासत में प्राप्त किया था एज सिक्योरिटी के रूप में। अब आप सोचिए, ये ग्रामोफोन कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति है। अभी पैराग्राफ में शुरू में यही बताया गया। तो ग्रामोफोन कंपनी में काम करने वाला एक एजेंट था जिसकी कंपनी बंद हो गई, तो थोड़े से पैसे जो उस एजेंसी में उसके पास थे, वो लिटिल पैसा उसने जो है, उसने कुछ पैसा ही पुट इनटू दैट एजेंसी, उस एजेंसी में उसने कुछ पैसे को रखा, और वो पैसा वो कहां से पाया था? ही हैड कन्वर्टेड, जो कि उसने कन्वर्ट कराया था। तो कन्वर्ट तो तब होता है जैसे कोई एक आप विदेशी मुद्रा में एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये तो भाव आएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि किसी विदेशी कंपनी में काम करा तो उसने डॉलर से रुपए को चेंज किया। तो कन्वर्ट और एक्सचेंज, ये दोनों सेंस तो बनेंगे नहीं कि वो, ये हमें मनी के लिए ये सोचना है कि वो थोड़े से पैसे जो उसको मिले थे, कहां से मिले थे? एक्सचेंज करने से या कन्वर्ट करने से। तो ऐसा सेंटेंस में कहीं नहीं लिखा गया है कि वो विदेश में काम कर रहा था या आया या कुछ ऐसा मिला। तो इसलिए ऐसे ऑप्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे जो यहां से सेंटेंस हमें नहीं बता रहा है। और कहीं भी सेंटेंस में यह भी नहीं आया कि वो जुआ खेल रहा था। सेंटेंस में यही कहा गया कि एजेंट था, काम करना था, काम से बाहर गया हुआ था, तो ये भी गैम्बल भी नहीं आएगा। फिर क्या होगा? इनहेरिटेड माने क्या होता है? विरासत में मिलना। तो हो सकता है कुछ पैसा उसको विरासत में मिला हो, ये पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? सी, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से एक साल पहले कंपनी जो काम से बाहर गया हुआ था उसकी कंपनी बंद हो गई, और ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी दैट लिटिल मनी, उस एजेंसी में उसने थोड़ा सा पैसा रखा हुआ था। ही हैड एज सिक्योरिटी, जो कि सिक्योरिटी के रूप में उसको इनहेरिटेड हुआ, माने विरासत में मिला। एक सिक्योरिटी, भाई कंपनी बंद हो गई ना, तो कंपनी बंद हो गई तो उसको सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसा दिया गया, तो यही तो होगा, उसको वो पैसा सिक्योरिटी के रूप में मिला। कन्वर्टेड एक्सचेंज तो होगा नहीं, इनहेरिटेड होगा, भाई वहां से उसको विरासत के रूप में कुछ पैसे इनहेरिट के रूप में मिले। आगे आइए। फॉर 5 years, 5 सालों तक हिज बिजनेस ब्रॉट हिम मनी। 5 सालों तक या 5 सालों के लिए। अब देखिए कंपनी बंद हो गई, इस चीज को समझिएगा, कुछ पैसा मिला उसको सिक्योरिटी के रूप में। हिज बिजनेस ब्रॉट हिम मनी, उसके व्यवसाय से उसको पैसा मिला। इसका मतलब अभी तक वो नौकरी कर रहा था, अब व्यवसाय करने लगा, ये समझना है। और कह रहा जस्ट एनफ टू हेल्प हिम कीप हिम वाइफ एंड गुड कॉम्बर्ट, जो कि बस थोड़ा सा पर्याप्त था कि जिससे उसकी वाइफ और उसके बच्चे आराम से रहते थे। तो 5 सालों तक उसको अपने व्यवसाय से पैसा मिला। अब जो वर्ड आएगा वो पैसे के पहले आ रहा है, कौन सा पैसा मिला? ये दो आंसर तो कट जाएगा, फ्यू और फ्यू। क्यों? मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप फ्यू और अफ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये चीज, यही सारी चीजें आपने सोचनी कि भाई जो शब्द है कहाँ लिखना है,
किस शब्द के लिए आ रहा है, उसके हिसाब से किसकी मैचिंग बनेगी। तो इसके लिए आपका ग्रामर का नॉलेज यहाँ काम करेगा। फ्यू अ फ्यू आप काट देंगे क्योंकि भाई मनी अनकाउंटेबल चीज है, उसके साथ ये नहीं लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे फ्यू अ फ्यू जोड़ ले रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपको ग्रामर की बेसिक समझ भी नहीं है। तो ये चीज जरूर देखिए कि भाई कोई वर्ड ले रहा है किसके लिए आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ देखा मनी के लिए आ रहा है कि थोड़े पैसे, तो मनी अनकाउंटेबल है, उसके साथ फ्यू और फ्यू नहीं हो सकते। अब 5 सालों के लिए उसके व्यवसाय से उसको मच मनी, अधिक पैसा मिला, या एनफ मनी, पर्याप्त पैसा मिला, और जस्ट एनफ टू हेल्प हिम। तो मच मनी माने काफी ज्यादा पैसा मिला, और जस्ट एनफ टू हेल्प हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन गुड कंफर्ट। तो काफी ज्यादा पैसा मिला, लेकिन आगे करा जो कि उतना ही पर्याप्त था जिससे वो अपने बच्चों और वाइफ को पाल सकता था। तो हमें यहाँ पे क्योंकि आगे का सेंटेंस खुद ही कह रहा है कि उतना ही पर्याप्त था जिससे वो उसको अच्छे तरीके से रह सकता था, तो इससे हमें ये नहीं लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा पैसा उसको मच मनी मिला, काफी अधिक पैसा मिला। व्यवसाय ने उसको पर्याप्त पैसा दिया, एनफ मनी ज्यादा सही होगा कि एनफ मनी को पर्याप्त पैसा मिला, और इतना पर्याप्त था कि वो अपने बच्चों का घर यानी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकता। एंड वन डे, और एक दिन, इट वाज, अब देखिए यहाँ पे काम कर रहा था, काम उसका बंद हो गया। यहाँ व्यवसाय अच्छा चला, ठीक है, चीजें चेंज हो रही हैं लगातार। अब आगे देखिए क्या होता है। एंड वन डे, और एक दिन, इट वाज, और एक दिन ये क्या था। अब भाई पता नहीं क्या था। ऑप्शन देखें, एक निरर्थक कार्य, झगड़े की जड़, कोई छिपी हुई बात, छिपा हुआ खतरा, या एक बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, एक अप्रत्याशित झटका। क्या था? अब ये चीज आप भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या था। वन डे, एक दिन, और एक दिन ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, तो इसके लिए आगे पीछे कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये सीरीज ऑफ, समझ पा रहे हैं, माने इसका मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लूंगा, एक बार आगे पढ़ के कंफर्म करूंगा। तो आप भी अगर कर रहे हैं तो अब अपनाया करिए चीजें। ए सीरीज ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अ सीरीज ऑफ माने एक श्रृंखला संसार में किस चीज की, व्यापार, कॉमर्स, बैंकिंग, पॉलिटिक्स वाज, ये सारी चीजें आर्थिक क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में और राजनीति में होने वाली कुछ घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार थी। तो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना दो अलग अलग सेंस में है। भाई आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, इसका मतलब आप अपनी काम को जिम्मेदारी से करते हैं, लेकिन ये घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ज्यादातर ये वर्ड निगेटिव चीजों के लिए बोला जाता है। इस मंदी के लिए ये चीज रिस्पॉन्सिबल है, इस निगेटिव, तो रिस्पॉन्सिबल ज्यादातर निगेटिव चीजों के लिए ही आता है कि किसी नकारात्मक घटना के लिए कोई चीज जिम्मेदार है। तो जब मैंने आगे पढ़ा और ये बात देखी कि भाई ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, पॉलिटिक्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो इससे मैं समझ पाया कि कुछ नकारात्मक यहाँ पे होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि भाई ये चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये लाइन मुझे बता रही कि कुछ नकारात्मक हुआ। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, यहाँ अच्छा खासा कमा रहा था, यहाँ तो नौकरी चली गई थी लेकिन फिर से कमाने लगा था, और अचानक उसके लिए क्या हुआ, तो झगड़े की जड़, निरर्थक कार्य, स्नेक इन द सबसे ओल्ड फ्रॉम द ब्लू। भाई आपका काम चला, अप्रत्याशित कोई आपके साथ घटना घट गई, आपका व्यवसाय, भाई व्यवसाय कर रहा ना, अचानक से उसके व्यवसाय में कोई ऐसी चीज आ गई, कोरोना टाइप की समस्या आ गई, दुकान बंद करनी पड़ी, तो क्या हो जाएगा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसके एक तरफ इसका व्यापार है और एक तरफ वो घटनाएं जिससे इसका जिम्मेदार है, तो इसका मतलब हमें लगा कि इसके व्यापार में कुछ समस्या आई, बंद हो गया काम, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। वहां से आप रिलेट करेंगे कि हाँ भाई घटनाएं जिम्मेदार थी, यानी कुछ उसके काम में दिक्कत आई है। तो इट वाज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, उसके लिए झटका साबित हुआ। और फिर अ सीरीज ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड बैंकिंग। तो कॉमर्स, बैंकिंग और व्यापार के संसार में किस चीज की एक श्रृंखला, निर्देशों की एक श्रृंखला, प्रश्नों की एक श्रृंखला, लेक्चर की एक श्रृंखला या परिस्थितियों की एक श्रृंखला इसके लिए जिम्मेदार थी। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स, बैंकिंग, कॉमर्स और व्यापार के संसार में सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, माने बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी जो इस बोल्ड फ्रॉम द ब्लू के लिए, माने उस निगेटिव चीजों के लिए जिम्मेदार थी जिससे उसका व्यापार क्या हुआ, बंद हुआ, जो उसके लिए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू साबित हुआ। तो इस चीज को पढ़ेंगे, इस लाइन को पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि ये वर्ड यहाँ पे फिट नहीं बैठेंगे।
व्यापार, बैंकिंग और पॉलिटिक्स और व्यापार के संसार में घटित ए सीरीज ऑफ, किस चीज की सीरीज थी? प्रश्न की सीरीज नहीं हो सकती, क्वेश्चन की सीरीज, इंस्ट्रक्शन की सीरीज या परिस्थितियों की श्रृंखला। तो एक बहुत सारी ऐसी कई ऐसी घटनाएं घटित हुई। तो ऑटोमेटिक ये जो लाइन है, कई बार जो लाइन लिखी होती है उस लाइन को अगर आप पढ़ रहे हैं उस सेंस में, तो आप समझेंगे कि कुछ जो ऑप्शन लिखे हैं वो वहां फिट नहीं बैठ पाएंगे। और इस आधार पे इस तरीके से मैं इन 3 आंसर को काटूंगा और बी ऑप्शन ले लूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्लोज टेस्ट 4 हमारा 15 क्लोज टेस्ट है, पहले से बता दे रहा हूं तो आप समझते चलिए हम लोग किस गति से चल रहे हैं, कहां तक पहुंचेंगे। वी बिलीव अवर वैल्यू इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ अवर अकम्प्लिशमेंट। हम मानते हैं कि हमारी वैल्यू सीधे अनुपात में है हमारी उपलब्धियों की वैल्यू के। इफ वी कैन नॉट अकॉम्प्लिश सर्टेन रिजल्ट, अगर हम कुछ परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वी टेंड टू फील अबाउट अवर सेल्फ, हम अपने बारे में महसूस करते हैं, सम ऑफ अस ट्राई टू हार्ड एंड बिकम्स वर्कहोलिक्स, हम में से कुछ बहुत कठिन मेहनत करते हैं और वर्कहोलिक बन जाते हैं। एंड ओवर अचीवर विद ए फ्यू जेन्युइन फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, अपने मूल्य की कुछ जेन्युइन फीलिंग के साथ, वी ट्राई टू क्रिएट सम एंड प्रूव दैट वी आर समबडी बाय अवर सक्सेस, हम कुछ चीजों का निर्माण करने का और ये चीज साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम भी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं अपनी सफलताओं के द्वारा। बिकॉज अवर डिजायर फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट, क्योंकि पूर्णता की हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि वी टू सेट अनरियलिस्टिक गोल एंड प्लेस अनरीजनेबल डिमांड ऑन अवर सेल्फ, हम अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं, अव्यवहारिक लक्ष्य बना लेते हैं और अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं। फेलिंग रादर देन इनकरेजिंग अस to have realistic aspiration only leads to a mere punishing round of self blame and resolve to drive ourselves harder next time। और जिस पे अगर हम फेल हो गए तो हम प्रोत्साहित होने की बजाय हमें ये चीजें केवल ले जाती हैं जिसमें हम अपने आप पे ब्लेम करते हैं कि भाई हम ये चीजों घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। एंड रिजॉल्व टू ड्राइव आवरसेल्फ हार्डर नेक्स्ट टाइम, और दृढ़ निश्चय करते हैं कि अगली बार हम ज्यादा कठोर मेहनत करेंगे। इफ वी डू नॉट फाइनली अचीव आवर गोल, और अंततः हम अपने लक्ष्य को अगर नहीं प्राप्त कर पाते हैं, हम हो जाते हैं डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन, हर चीज के बावजूद जो हमने किया है, वी स्टिल फील इनसाइड, हम अंदर से फील करते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो देखिए एक थॉट को लेके चला गया है, सफलता, लक्ष्य, इन सारी चीजों के बारे में आते हैं सेंटेंस। अब देखिए उसी हिसाब से आपको सोचना है। अब जब एक बार पढ़ लिया, वी बिलीव, हम मानते हैं कि अवर वैल्यू, हमारा जो वैल्यू है, इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ आवर अकॉम्प्लिशमेंट, हम मानते हैं कि जो हमारी उपलब्धियां होंगी उसी के आधार पे लोग हमें वैल्यू देंगे। इफ वी कैन नॉट अकॉम्प्लिश सर्टेन रिजल्ट, इसलिए यदि हम उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पाते हैं तो वी टेंड टू फील अबाउट अवर सेल्फ, तो हम अपने बारे में कैसा फील करते हैं। तो पहली लाइन ही इसको बता रही, भाई हमारा ये मानना है कि हमारी उपलब्धियों से ही हमारी वैल्यू निर्धारित होती है, और अगर हम उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पाते हैं तो वी टेंड टू फील अबाउट, हम अपने बारे में कैसा महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, गुड महसूस करेंगे, बेटर महसूस करेंगे या लो महसूस करेंगे। तो अगर आप सेंटेंस की पहली लाइन को पढ़ पा रहे हैं और कनेक्ट कर पा रहे हैं दूसरी लाइन से, तो आप समझ पाएंगे कि अगर हमारा मूल्य हमारी उपलब्धियों पर निर्भर है, तो अगर हम उपलब्धियां अर्जित करेंगे तो हमारा मूल्य बढ़ेगा, और अगर हम उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा मूल्य भी अपने आप क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो पहली लाइन का जो सेंस है वो दूसरी लाइन में रिफ्लेक्ट होगा, और अगर आप यहाँ पे चीजों को समझ पा रहे हैं तो सेंस के आधार पे लेंगे, क्योंकि देखिए ए, बी और डी तीनों ऑप्शन ऊपर जाने के सेंस को पॉजिटिव में लेके चल रहे हैं, लेकिन सेंटेंस कह रहा है कि अगर भाई ऐसा है तो हम अगर रिजल्ट नहीं पा पाएंगे तो ऑटोमेटिक हम अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, सी, लो। यहां मैंने सेंस के आधार, माने कि फीलिंग के आधार पे लिया, चीजों को कनेक्ट किया ए से बी में। आगे आइए, सम ऑफ अस, तो इसी हिसाब से सोचना है आपको, बताने का मेरा पर्पज ये है। सम ऑफ अस ट्राई टू हार्ड एंड बिकम वर्कहोलिक्स, हम में से कुछ बहुत कठिन मेहनत करते हैं, वर्कहोलिक हो जाते हैं, एंड ओवर अचीवर्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उपलब्धियां पाने की कोशिश करते हैं। विद ए फ्यू जेन्युइन फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, कुछ अपने मूल्य की जेन्युइन फीलिंग के साथ, वी ट्राई टू क्रिएट सम एंड प्रूव दैट वी आर समबडी बाय आवर सक्सेस। समझ रहे हैं, हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ है अपनी सफलताओं के माध्यम से। एंड यहां फुल स्टॉप लग गया, पॉइंट समझिएगा। तो हमेशा देखना है कि जो वर्ड भरना है कौन है, किससे लिंकिंग है, यहां पे लग गया फुल स्टॉप, यानी चीजें हो गई खत्म। यहां एंड लिखा था, एंड के पहले सक्सेस लिखा हुआ है, बाई
यहाँ बाई लिखा कि वी आर समबडी, हम भी कुछ हैं, बाई अवर सक्सेसेस एंड, अपनी सफलता और। तो हम ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ हैं, किसके माध्यम से, अपनी सफलताओं और। तो मैं समझ गया कि भाई एंड से तो एक जैसी फीलिंग वाली चीजों को जोड़ा जाता है। सक्सेसेस इधर लिखा हुआ है, वहां भी इसी से मिलता जुलता शब्द होगा। हम वी आर समबडी, हम भी कुछ हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं बाई अवर, अपनी सफलताओं और, किसके द्वारा, क्योंकि एंड से जुड़ा है तो सफलताओं और ऐसा शब्द लेना है जो सक्सेस के से मैच करे और हम अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हैं उससे भी मैच करे। पॉइंट समझिएगा, हम अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हम भी कुछ हैं अपनी सफलताओं के द्वारा और, तो सक्सेस से रिलेट करके वो वर्ड होना चाहिए जो सक्सेस की फीलिंग का हो, क्योंकि एंड से जुड़ रहा है और सेंटेंस यहीं पे खत्म हो रहा है। आइए, एंजाइटी के द्वारा हो ही नहीं सकता, हम अपनी सफलता और कार्यों के द्वारा हो सकता है, लेकिन और ऑप्शन देखें, ऑब्स्टेकल के द्वारा हो ही नहीं सकता, हम अपनी सफलताओं और बाधाओं के द्वारा नहीं। अचीवमेंट, उपलब्धियां, एक्शन से ज्यादा बेहतर शब्द मिल गया क्योंकि सक्सेस से जुड़ा हुआ है। पॉइंट समझिएगा, सक्सेस एंड एक्शंस और सक्सेस एंड अचीवमेंट्स, आप खुद सोचिए क्या ज्यादा बेहतर आपको लगेगा। हम भी कुछ है ये साबित करना चाहते हैं अपनी सफलताओं से और अपने कार्यों या उपलब्धियों से, तो सफलता और उपलब्धि ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है, सक्सेस एंड अचीवमेंट। तो इस हिसाब से जब आपको ये चीज पता है कि भाई एंड है तो एक जैसी फीलिंग वाली चीजों को जोड़ेगा, तो हम लोग डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन सी को वहां पे काट देंगे। हाँ, अगर ये ना होता, कुछ और ऐसा निगेटिव वर्ड होता, तो हम ए बी डी को छोड़ के सी ले लेते। ये तो सेंटेंस में क्या ऑप्शन है और क्या बेहतर मैच कर रहा है उसके आधार पर चीजें निर्णायक साबित होती। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज, क्योंकि, अवर डिजायर फॉर परफेक्शन, हम और अब देखिए बिकॉज यानी इसका कारण बता रहा है। बिकॉज, क्योंकि, अवर डिजायर फॉर परफेक्शन, परफेक्शन की हमारी इच्छा इज सो ग्रेट, इतनी ज्यादा है कि वी टू सेट अनरियलिस्टिक गोल, हम अकाल्पनिक लक्ष्य बना लेते हैं, अव्यवहारिक लक्ष्य बना लेते हैं। अब आइए जरा यहां पे क्या लेंगे, परफेक्शन के लिए हमारी इच्छा इतनी ज्यादा है कि वी टू सेट अनरियलिस्टिक गोल, हम अनरियलिस्टिक गोल बनाते हैं। वी कम टू सेट, वी विश टू सेट, वी क्रेव टू सेट, वी टेंड टू सेट। आप सोचिए क्या ले सकते हैं, यहीं पे आपकी रीडिंग काम आती है। कई ऐसी जगह है जहां पे रीडिंग आपको काम आएगी, आप थोड़ा बहुत चीजें अगर पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो चीजें आपको मदद करेंगी कि हाँ भाई ये ऑप्शन यहाँ पे आप ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सोचिए जरा क्या हो सकता है कि परफेक्शन की हमारी इच्छा इतनी ज्यादा है कि वी टू सेट अनरियलिस्टिक गोल, हम अनरियलिस्टिक गोल को सेट करने, कम टू सेट आते हैं, वी विश टू सेट हम सेट करना चाहते हैं, वी क्रेव बहुत इच्छा करना किसी चीज के लिए, टेंड टू, टेंड माने किसी चीज की एक प्रवृत्ति होना। टेंड ऐसी चीजों को यूज करता है जो आपकी मन स्थिति को दर्शाता है कि आपका किसी विशेष काम को करने के लिए एक झुकाव होता है। अगर आप इसका मीनिंग भी जान रहे हैं और सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि राइटर यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिटिकल अप्रोच में, आलोचनात्मक तरीके से चल रहा है कि भाई हम अपने आप को अपने वैल्यू से, अपने वैल्यू को अपनी उपलब्धियों से आंकते हैं, रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है तो हम अपने बारे में खराब फील करते हैं, और हम में से कुछ लोग तो इतनी कठिन मेहनत करते हैं, वर्कहोलिक बन जाते हैं और अपनी मूल्य, हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं अपनी सफलता और उपलब्धियों से। तो ये जो हमारा नजरिया है अपनी चीजों के प्रति, और हम हमारे अंदर परफेक्शन की इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि हम अव्यवहारिक लक्ष्य सेट करने का एक हमारा माइंडसेट हो जाता है, लक्ष्य ही ऊंचा रखते हैं। एमटीएस का फॉर्म नहीं भरेंगे, कई लोग कहते हैं एमटीएस का नहीं भरेंगे, सीजीएल ही भरेंगे। ठीक है भाई, घर परिवार में सब कुछ सही है, ईश्वर ने आपको क्षमतावान भी बनाया है और परिवार में बैकअप भी है, तो आप सीजीएल का आईएएस का फॉर्म भरिए। अब ये तो परिस्थितियां और बहुत सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आप कहाँ जाने वाले हैं। बाकी इंसान तो इंसान है, आप आईएएस बन के भी अगर बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो बेकार है, एमटीएस बन के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे तो भी आपकी जय जयकार होगी। तो ये कहने का मतलब कोई रिजल्ट चीजें मायने नहीं रखता, आपका पर्टिकुलर बिहेवियर, आपकी सोच, आपकी अप्रोच, आपकी क्षमता, परिस्थितियां, कई चीजें हैं जो फाइनल रिजल्ट उत्पन्न करती हैं। आगे आइए। बिकॉज और डिजायर फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट, परफेक्शन की हमारी जो इच्छा है वो इतनी ज्यादा है
वी टेंड टू सेट, यहाँ पे मैं ऑप्शन टेंड लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आप ये भाव भी वही है कि हमारा ऐसी आदत हो जाती है, हमारा ऐसी मनस्थिति हो जाती है कि हम बड़े गोल ही सेट करते हैं। तो ये वर्ड यहाँ पे नहीं फिट बैठेंगे बिल्कुल सेंटेंस के भाव के हिसाब। आगे आइए, हम अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डिमांड डालते हैं, फेलिंग, और अगर हम असफल हुए, रादर देन इनकरेजिंग अस टू हैव अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन, कि हम अपने आप को सोचे कि भाई हमने अपेक्षाएं, रादर देन इनकरेजिंग अस टू हैव रियलिस्टिक एस्पिरेशन, कि हम अपने आप को प्रोत्साहित करें कि भाई अपेक्षा रियलिस्टिक रखो, क्षमता नहीं है तो उसी हिसाब से काम करो, दूसरों को देख करके गोल मत बनाओ। ओनली लीड्स, तो ये फेलिंग यहां से आ रहा है कि अगर हम असफल हुए तो ये हमें ले जाएगा अ मेयर पनिशिंग राउंड ऑफ सेल्फ ब्लेम एंड, ये हमें कहाँ ले जा रहा है? एक ऐसी जगह जहां पे हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं एंड रिजॉल्व, और निर्णय लेते हैं और अधिक कठिन मेहनत करने का अगली बार। इफ वी डू नॉट फाइनली अचीव, और अंततः यदि हम नहीं अचीव कर पाए अपने लक्ष्यों को, वी आर क्या भाई, अगर आप फेल हुए तो आपने अपने आप को दोषी ठहराया, निर्णय लिया कि अगली बार और मेहनत करूंगा और ज्यादा मेहनत की, लेकिन अगर फाइनली आपको उपलब्धि नहीं मिली तो आप क्या होंगे? सोचिए जरा, अगर फाइनली उपलब्धि लक्ष्य नहीं मिला तो हम क्या हो जाते हैं? सेंटेंस यहीं रुक गया है। हम क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्टेड होंगे, खुशी होंगे, चापलूसी भरे होंगे, या निराश हो जाएंगे? अपने आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो जैसे यहां पहुंचेंगे अपने आप ऑप्शन देखेंगे, आपको लग जाएगा कि अगर हम नहीं सफल हुए तो हम क्या होंगे? निराश होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हम लो महसूस करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे है कि भाई एक बार आप फेल हुए तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन अगर फाइनली आपको उपलब्धि नहीं मिली तो आप क्या होंगे? निराश हो जाएंगे। डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन, वो सारी चीजें जो हमने की हैं, वी स्टिल फील इनसाइड, पॉइंट समझ पा रहे? डिस्पाइट एवरीथिंग, हो सकता है बहुत कठिन मेहनत हमने की, सब कुछ किया है, तो हर काम जो हमने किया है उन सारे कार्य के बावजूद वी स्टिल फील, हम कैसा अंदर से कैसा महसूस करेंगे? सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। देखिए अब यही है, अगर आप पैसेज को समझ रहे हैं, ऊपर से ये लाइन चल रही है, ऊपर से भाव चल रहा है, ये प्रवृत्ति है, अच्छा करेंगे तो ही अच्छा महसूस करेंगे, नहीं रिजल्ट पाए तो लो महसूस करेंगे। कुछ लोगों की ये टेंडेंसी हो जाती है, अनरियलिस्टिक गोल बनाते हैं, नहीं फेल हो पाए तो अगली बार और कठिन मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं मिला तो फिर आप निराश हो जाएंगे, और वो सारी मेहनत जो आपने किया है उसके बावजूद भी हम अंदर से कैसा महसूस करेंगे? अब आपको अगर उपलब्धि नहीं मिली है, सफल नहीं हो पाए हैं, तो अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं और बहुत सारे काम करने के बावजूद भी हम सेटिस्फाई तो महसूस करेंगे नहीं, जीवंत महसूस करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नहीं है। हम ऑनर्ड, तीनों वर्ड देखिए पॉजिटिव सेंस के हैं, सेटिस्फाइड, लिवली, ऑनर्ड, तीनों पॉजिटिव सेंस के हैं। ये वर्ड यहाँ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 4 और 5 मिला हुआ है एक दूसरे से, यहीं से इसका मुझे अंदाजा लग गया था। एक नंबर जब हम लोगों ने भरा था कि हम अपने आप में लो महसूस करते हैं, तो वही फीलिंग ऊपर से लेकर नीचे तक चली आ रही है कि अच्छा होगा तभी अच्छा महसूस होगा, सिलेक्शन नहीं मिला या अगर सफल नहीं हो पाए तो अच्छा महसूस नहीं होगा, निगेटिव सेंस आएगा। इस चीज को अगर आप समझ रहे हैं इस लाइन को, तो ऑटोमेटिक आप इसमें कौन सा ऑप्शन भरेंगे? बी, कि हर काम करने के बावजूद भी हम अपने आप को खाली महसूस करते हैं। बिल्कुल महसूस करिए, रिजल्ट है जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर ने अगर कुछ लिखा है, जो लिखा है वही होगा। क्या करना है? जीवन हर व्यक्ति जीता है जिसके लिए जो ईश्वर ने वही है, ईश्वर जो राम रच रखा, इस लाइन पे चलिए, अपना प्रयास करिए, अपनी मेहनत करिए, ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दीजिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए बी ऑप्शन टिक करिए। अगला, रोबोट इज ए मैकेनिकल और वर्चुअल आर्टिफिशियल एजेंट, तो तकनीकी से भरा हुआ है। क्लोज स्टेट 5 में पहुंच चुके हैं हम लोग। A robot is a mechanical or virtual artificial agent. रोबोट एक मैकेनिकल और आर्टिफिशियल एजेंट है। यूजुअली एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, सामान्यतः एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है। दैट इज बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटरी से चलता है। इन जनरल सामान्यतः रोबोट कैन बी ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस हो सकता है और अलग अलग फील्ड में यूज होता है। दे हैव रिप्लेस्ड इन परफॉर्मिंग रिपिटेटिव एंड डेंजरस टास्क, रिपिटेटिव और डेंजरस टास्क में रिप्लेस किए जाते हैं। विच ह्यूमन प्रीफर नॉट टू डू, जिसे ह्यूमन नहीं करना चाहता है। एंड आर अनेबल टू डू साइज लिमिटेशंस। चलिए करते हैं, नहीं टाइम ज़्यादा लगता है पढ़ने में, आप पढ़िएगा, पढ़ा भी होगा आपने, सीजल का ही है, सीजल 2022 का है, वही मैंने लिया जो एसएससी में पूछे गए, ताकि अप्रोच और
टेक्निक आपको बताई जा सकती है। रोबोट इज ए मैकेनिकल और वर्चुअल आर्टिफिशियल एजेंट। एक रोबोट मैकेनिकल और वर्चुअल, ठीक है, रोबोट के बारे में बता रहा। यूजुअली एन मैकेनिकल मशीन, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है। रोबोट के बारे में कह रहा दैट इज बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा क्या होता है, इंक्लूडेड, गाइडेड, चेंज्ड, चैलेंज्ड। तो जाहिर सी बात है यहाँ वर्ब लिखी गई है, दैट इज, ये पूरा आपको समझना है। एक मशीन है, कौन, रोबोट के बारे में कह रहा है कि रोबोट एक मशीन है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम से क्या होती है। अब आप अगर ये और ये पूरी लाइन मिला के आप समझेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। रोबोट एक ऐसी मशीन है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम से शामिल होती है, पीछा की जाती है, चुनौती की जाती है, गाइड की जाती है। तो जाहिर सी बात है रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम से हम चलाते हैं, दैट इज गाइडेड। सी ऑप्शन, आप अगर रोबोट मशीन है जिसको कंप्यूटर प्रोग्राम से, दैट इज क्या, गाइडेड, चलाई जाती है। तो जो शब्द भरना है किससे किससे जुड़ रहा है उसको मिला के पढ़ लेंगे, बहुत अधिक संभावना है आंसर आ जाएगा। गाइडेड ऑप्शन हुआ यहाँ पे। इन जनरल सामान्यतः रोबोट्स कैन बी ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस भी हो सकता है, सेमी ऑटोनॉमस भी हो सकता है, एंड आर नाउ यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स, और अलग अलग फील्ड में यूज होता है। दे हैव रिप्लेस्ड, किसके लिए कहा जा रहा है, समझते चलिए, रोबोट के लिए, कि दे हैव रिप्लेस्ड, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है, इन परफॉर्मिंग रिपिटेटिव एंड डेंजरस टास्क, रिपिटेटिव और खतरनाक कार्यों को करने से, विच ह्यूमंस प्रिफर नॉट टू डू आर अनेबल टू डू बिकॉज ऑफ साइज लिमिटेशन, जिसे मनुष्य करना प्रिफर नहीं करता है या नहीं कर सकता है अपनी साइज की क्षमताओं के कारण। तो उन्होंने रिप्लेस किया है कई कार्यों को करने में। किसको रिप्लेस कर दिया, सोचिए, रोबोट ने किसको रिप्लेस किया है, मशीनों को। अरे रोबोट खुद एक मशीन है, कहना ना रोबोट इज इलेक्ट्रोमैकेनिक, ये खुद मशीन है, तो इसने मशीन को थोड़ी रिप्लेस किया। एजेंट को रिप्लेस कर दिया, खिलौनों को रिप्लेस कर दिया, या ह्यूमन को। तो सिंपल सा पॉइंट है भाई, रोबोट भी तो एक तरीके का मनुष्य है। और इतना तो आप भी देख रहे होंगे, फिल्में देखे होंगे, दैनिक जीवन चीजों पढ़ रहे होंगे कि वो काम जो मनुष्य करता था अब वही काम रोबोट से कराया जा रहा है। तो इसके लिए चीजों की बजाय कॉमन सेंस की आवश्यकता है। अगर आप ये आंसर गलत कर रहे हैं इसका मतलब कॉमन सेंस भी नहीं लगा रहे हैं आप, समझ लीजिए कुछ है नहीं इसमें। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ह्यूमंस को, मनुष्यों को रिप्लेस कर दिया है ऐसे कार्यों को करने में जिसको मनुष्य नहीं करना चाहता है। तो भाई ये आगे खुद ही लिखा है, जिसको मनुष्य नहीं करना चाह रहा है, तो ऐसे काम मनुष्य नहीं करना चाह रहा है तो ठीक है, मनुष्य की जगह रोबोट करेगा। तो रोबोट ने मनुष्यों को रिप्लेस कर दिया ऐसे कामों से, सिंपल चीज है। आगे आइए, लिमिटेशन, अपने साइज लिमिटेशन आर विच टेक प्लेस, ऐसे कार्य विच टेक प्लेस जो कि होते हैं इन एक्सट्रीम, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम, जैसे कि आउटर स्पेस आर द बॉटम ऑफ द सी। तो यहां पे जो लिखना है, इस पॉइंट पे मुझको जो लिखना है एक्सट्रीम के साथ आएगा। ऐसी घटनाएं जो घटित होती हैं एक्सट्रीम कहां पर, अब एक्सट्रीम के साथ जोड़ के देखिए, एक्सट्रीम कहां पे, सच एज, अब यानी इसी के बारे में तो बता रहा, सच एज माने फॉर एग्जाम्पल, तो जो नहीं लिखा है उसी के बारे में कर रहा है। जैसे कि आउटर स्पेस हो गया, स्पेस से बाहर चले जाइए या एकदम समुद्र के गहराई में चले जाइए, ऐसे जगहों पर। तो ये एक्सट्रीम क्या होगा, एक्सट्रीम ब्यूटी है, ये एकदम आउटर स्पेस में जा रहा है, समुद्र के गहराई में जा रहा है। एक्सट्रीम पैटर्न है, एक्सट्रीम एंजॉयमेंट है, या एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे एक्सट्रीम क्षेत्रों में, जैसे कि आउटर स्पेस, जैसे कि समुद्र का बॉटम सी, बॉटम ऑफ द सी। तो ये एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट। जो बाकी के वर्ड हैं वो यहां मैच ही नहीं करेंगे जब आप एक्सट्रीम के साथ जोड़ेंगे। और जब आप कहेंगे सच है, जैसे कि उदाहरण के रूप में आउटर स्पेस हो गया, कि समुद्र का धरातल हो गया, तो ऐसे एक्सट्रीम वातावरणीय कंडीशनों में, इन्वायरमेंट में भी ये काम करता है। डी ऑप्शन आगे आइए। उदाहरण के लिए, रोबोट कैन नाउ बी यूज्ड इन इंडस्ट्री एज इन कार मैन्युफैक्चरिंग, आर दे कैन बी यूज्ड होम्स टू डू द। उदाहरण के लिए रोबोट इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं जैसे कि कार बनाने में, आर दे कैन बी यूज्ड होम्स, वो घरों में भी उपयोग हो रहे हैं, टू डू द, और खत्म हो जा रहा है। अब ऑप्शन लीजिए, अब ऐसा है पता लगा आपने नेटवर्क ले लिया, सॉफ्टवेयर ले लिया कि भाई रोबोट है, कुछ सॉफ्टवेयर का काम कर रहा होगा। पढ़ना है कहां पे लिखा हुआ ये समझिए, किस शब्द के साथ आ रहा है,
घरों में प्रयोग होते हैं टू डू द। तो घर में रोबोट का यूज कौन से कामों के लिए करेंगे भाई? घरों में यूज हो रहा है तो घर में हमारे कोई फैक्ट्री थोड़ी चलती है, घर में तो घरेलू काम होंगे। सिंपल कॉमन सेंस का ये भी पैसेज ही कॉमन सेंस का है कि यूज होम्स, ये घरों में यूज होते हैं टू डू करने के लिए, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, हैंडवर्क हाथ वाले काम, या हाउ कुछ लोग हैंडवर्क टिक कर देंगे भाई। घर घर है आपका, हाउस में कह रहा है कि होम में यूज होंगे, तो घर में कैसे काम को, जैसे इंडस्ट्री में है तो भाई चलो मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि हो रही है, वहां यूज हो रहा है, तो घर में कौन से काम को करने के लिए? घरेलू कार्य, हाउस वर्क। आगे आइए, रोबोट्स आर ब्लेम्ड फॉर, देखा आगे यहां से पढ़ते हैं, छूट गया था। देयर आर कंसर्न्स, देखिए यहां तो बड़ा बढ़िया चल रहा था, अब कह रहा देयर आर कंसर्न्स, बहुत सारी चिंताएं भी हैं अबाउट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ रोबोट्स एंड देयर रोल इन सोसाइटी। अब बहुत सारी चिंताएं हैं समाज में, उनकी भूमिका और उनके उपयोग, बढ़ते हुए उपयोग के बारे में भी, मतलब निगेटिव हो गया ना। रोबोट्स आर ब्लेम्ड फॉर द राइजिंग एज दे रिप्लेस वर्कर्स इन इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ फंक्शंस, क्योंकि वे लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं, रोबोट लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए रोबोट्स आर ब्लेम फॉर द राइजिंग, रोबोट के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है बढ़ती हुई, किस चीज का? राइजिंग के साथ आप जोड़ के देखेंगे एक पॉइंट, राइजिंग के साथ बढ़ती हुई कौन सी चीज का? रोबोट के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि वे वर्कर को रिप्लेस कर रहे हैं। अब कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार, शांति, बेरोजगारी, सोशल इशू, सामाजिक मुद्दे, क्या होगा? आगे खुद ही कह रहा भाई वर्कर को रिप्लेस कर रहे हैं, जहां लोग काम करते थे अब रोबोट काम कर रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे क्या चीज बढ़ेगी? आदमी जो काम कर रहा था अब उसकी जगह रोबोट आ गया, तो आदमी का रोजगार चला गया, वो बेरोजगार हो गया, इससे क्या बढ़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट, ब्लेम फॉर द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। सीधा सेंटेंस को पढ़ेंगे आप अपने आप, यहां से सेंटेंस लगाएंगे, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे में अगर आप गलत आंसर ले रहे हैं तो आपको अपने आप को समझना है कि भाई हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं, एकदम सिंपल चीज लिखी हुई है कि भाई लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। आगे आइए, क्लोज टेस्ट 6, छोटा क्लोज टेस्ट है। छोटे क्लोज टेस्ट खतरनाक होते हैं क्योंकि पढ़ने और समझने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, जहां समझना शुरू करते हैं वहीं पे चीजें खत्म हो जाती हैं। देखते हैं, वंस ऑप्शन इन दिस वर्ल्ड, किसी व्यक्ति के विकल्प इन दिस वर्ल्ड, संसार में, आर एज द ओरिजिन, उतने ही है जितने की ओरिजिन, विच इज टेक्निकली ए सर्किल, जो कि तकनीकी रूप से एक सर्किल है, एंड दस ब्रॉड, और इसलिए काफी व्यापक है। ठीक हो गया, ओरिजिन व्यापक है, मैं यहीं से समझ गया, ये कह तो रहा है ना विच इज टेक्निकली ए सर्किल, तकनीकी रूप से जो सर्किल है, और दस ब्रॉड और व्यापक है, इसलिए येट वी मस्ट चूज ईच स्टेप वी टेक विद कॉशन, इसलिए हम जो भी स्टेप चूज करते हैं हमको बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। फॉर द फुटप्रिंट्स, क्योंकि जो कदम वी लीव, हम छोड़ते हैं, आर एज इंपॉर्टेंट, उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम अनुसरण करते हैं। दे आर पार्ट ऑफ सेम जनरी, वो हमारी इस कहानी का एक हिस्सा होते हैं। वापस चलते हैं, दोबारा से करना स्टार्ट करते हैं। वंस ऑप्शंस, किसी के विकल्प, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस संसार में किसी भी व्यक्ति के पास जो ऑप्शंस हैं, आर माने हैं, एज माने उतने ज्यादा, एज माने जितना की, द ओरिजिन, जितना की ओरिजिन है, उतने ही ज्यादा नैरो हैं, उतने ही ज्यादा स्लाइट हैं, उतने ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हैं। कहीं न कहीं ये शब्द कम को शो कर रहे हैं कि किसी भी इस संसार में किसी भी व्यक्ति के पास जो विकल्प हैं, अब मैं उसी हिसाब से पढ़ रहा हूं ना, यहाँ एडजेक्टिव भरना है, ये रिलेट कर रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के पास इस संसार में जो विकल्प हैं वो उतने ही ज्यादा हैं जितना कि ओरिजिन, जितना कि ओरिजिन है उतने ही। ओरिजिन माने क्या? क्षितिज, क्षितिज वो एरिया होता है जहां पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, इधर देखेंगे उधर ओरिजिन दिखाई देगा, कोई लिमिट नहीं है, चारों तरफ देखिए चारों तरफ आपको दिखाई देगा, आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज भी आगे बढ़ती जाएगी, इंडलेस है। तो ये ओरिजिन, किसी व्यक्ति के पास इस संसार में जो विकल्प हैं वो उतने ही ज्यादा कम है जितना कि ओरिजिन, मैच ही नहीं कर रहा, ओरिजिन तो काफी व्यापक है, कॉन्ट्रैक्टेड संकुचित हैं, स्लाइड थोड़े हैं, या वास्ट काफी ज्यादा है। और मैंने देखिए यहाँ भी देखा था ब्रॉड लिखा था, इस चीजों को हम पढ़ते हुए आए थे। तो इस आधार पे किसी भी व्यक्ति के पास इस संसार में जो विकल्प हैं, एज द ओरिजिन, उतने ही ज्यादा व्यापक हैं जितना व्यापक ये ओरिजिन है, जिधर देखेंगे उधर आपको दिखाई देगा।
तो सेंटेंस का जो भाव है आगे ब्रॉड लिखा भी था इस लाइन में, टेक्निकली 10 ब्रॉड काफी व्यापक है और होरिजन क्षितिज तो किसी व्यक्ति के पास विकल्प उतने ही ज्यादा व्यापक है जितना कि ये क्षितिज है, जितना ये होरिजन है। विच इज टेक्निकली ए सर्किल, जो कि तकनीकी रूप से एक सर्किल है। देखिए मैंने बताया ना कि चारों तरफ देखेंगे आप, चारों तरफ आपको स्काई और लैंड मिले हुए दिखाई देंगे, तो ये चारों तरफ एक सर्किल बढ़ते जाएंगे, वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो तकनीकी रूप से एक सर्किल है एंड 10 ब्रॉड, और इसलिए व्यापक है काफी ज्यादा। इसके बारे में कह रहा है हॉरिजन के बारे में, काफी ज्यादा कैसा व्यापक है। अब जो भी वर्ड आप यहाँ पे लेंगे वो ब्रॉड के बारे में बताएगा। ये एडजेक्टिव है, ये सारे एडवर्ब लिखे गए हैं, तो ऐसा एडवर्ब लेना है जो ब्रॉड के साथ मैच करे। इस चीज को ध्यान रखना भाई, कोई वर्ड आप यहाँ भर रहे हैं सेकंड नंबर पे, तो जो भी शब्द लेंगे वो एडवर्ब है और इसके बारे में बताएगा, तो इससे मैच करता हुआ कि क्षितिज जो कि तकनीकी रूप से, और किसके लिए आ रहा, हॉरिजन के लिए, तो मैं हॉरिजन को देखूंगा कि हॉरिजन माने क्षितिज कि तकनीकी रूप से ब्रॉड है। कैसा ब्रॉड है, रिग्रेसली और ब्रॉड तो बड़ा कम ही देखने को मिला। रिग्रेसली तो कोई काम हो सकता, कोई वर्क हो सकता है, अन्य चीजों के लिए कठोर का सेंस देता है, कठोरता पूर्वक। तो ये मेहनत का तो भाव है नहीं कि हम रिग्रेसली लेंगे। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कोई चीज मना किया जा रहा है, कोई कानून नियम की बातें हैं, वहां स्ट्रिक्टली होगा। ब्रॉड है काफी ज्यादा, ऑरिजिन की तरह स्ट्रिक्टली ब्रॉड का कोई सेंस नहीं भाई, एक तो ब्रॉड भी है और स्ट्रिक्टली ब्रॉड है, तो कोई भाव नहीं, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। सीवियरली, कठोर रूप से, किसी को मारा पीटा गया, वो सारे भाव में सीवियरली आता है, कठोर रूप में, बुरी तरह से। इनफाइनेटली माने अनंत रूप से, तो यही भाव बनेगा, क्योंकि ये हॉरिजन के लिए कह रहा है, तो मैं इसको रिलेट करके सोचूंगा कि भाई जो क्षितिज है, जो हॉरिजन है, वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, माने इसका कोई सीमा नहीं है, जिधर आप देखिए उधर दूर तक दिखाई देगा। तो इन शब्दों का जो आपस में रिलेशन है वो मुझे बताएगा। ये सब ऑप्शन नहीं हो सकते, कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, इनफाइनाइटली ब्रॉड। तो पहली लाइन सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं कि हम किसी व्यक्ति के विकल्प इस संसार में उतने ही ज्यादा व्यापक हैं जितना कि ये होरिजन है, और जो कि तकनीकी रूप से एक सर्किल है, और ये ऐसा सर्किल है जो ब्रॉड है, और कैसा ब्रॉड है, इनफाइनाइटली ब्रॉड है, जिधर आप देखेंगे उधर ये सर्किल चला जाता है। येट इस पॉइंट को आप समझ पाए कि कैसे ये ऑप्शन मैंने चूज किया, पहला और दूसरा। येट वी मस्ट चूज ईच स्टेप, इसलिए फिर भी, देखिए येट लगा रहा है ना, फिर भी, वी मस्ट चूज ईच स्टेप वी टेक विथ कॉशन। भाई आपके पास असीमित विकल्प हैं, फिर भी, येट अपोजिट चीजों को बताता है ना। असीमित विकल्प है तो ये नहीं जो मन आए वही करिए, हर एग्जाम में जाके पहुंच जाइए। फिर भी वी मस्ट चूज ईच स्टेप, हमें हर कदम को चुनना चाहिए। कैसे चुनना चाहिए, वी मस्ट चूज ईच स्टेप वी टेक विथ कॉशन। काफी हमें, वी मस्ट चूज ईच स्टेप, हमें हर कदम चुनना चाहिए, और जब हम कदम चुन रहे हैं तो वी टेक विथ कॉशन, हमें सावधानी रखनी है। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो कनेक्टिंग ब्रिज है वो येट है। अगर येट ना होता तो मैं कुछ और तरीके से सोचता, मैं कहता कि भाई बहुत सारे विकल्प हैं, जो मन आए वो काम करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन येट लग गया तो मैंने अपना विचार बदल दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, अनंत ऑप्शन हैं, फिर भी माने अपोजिट हो गया। ये अपोजिट अब हमें लेना है कि अनंत ऑप्शन है, तो इसका मतलब नहीं कि जो मन आए वो करिए, फिर भी आ गया माने अब सीमित हो जाइए। अनंत उल्टा होना है, असीमित है तो येट लग गया तो सीमित हो जाइए। फिर भी हमें ईच स्टेप चुनना है, और वी टेक विथ कॉशन। अब यहाँ पे आपको वर्ड भरना है। कॉशन आपका नाउन है, नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव लेना है। स्लैक, इनअटेंटिव, अटमोस्ट, अनमाइंडफुल। सोचिए जरा क्या लेना ज्यादा सही रहेगा कि हमें कैसे कॉशन के साथ इस काम को करना है। कैसे कॉशन के साथ माने ध्यान, हमें हर स्टेप को चुनना है, और वी टेक विथ कॉशन, काफी ज्यादा सावधानी के साथ। अनमाइंडफुल, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कह रहा सावधानी रखो, अनमाइंडफुल करा बिना किसी सावधानी के। भाई माइंडफुल माने सावधानी के साथ, अनमाइंडफुल माने जिसमें बहुत ज्यादा आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि येट लगा हुआ है। येट कह रहा है भाई ऑप्शन बहुत हैं, फिर भी आपको सोच समझ के काम करना है। ये वर्ड सेंटेंस के भाव को चेंज कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं।
इनअटेंटिव भी इसीलिए नहीं हो सकता, इनअटेंटिव कॉशन, बिना किसी ध्यान के ध्यान, ये तो अपोजिट सेंस दे रहा है। एक तरफ करा कॉशन, तो ऐसा वर्ड लेना है जो कॉशन के हिसाब से मैच करे, इनअटेंटिव होगा नहीं। स्लैक, स्लैक का मतलब वीक होता है या स्लो होता है, ये भी यहां भाव नहीं बनेगा, तो फिर यही हो जाएगा अटमोस्ट कॉशन, बहुत अधिक सावधानी के साथ। पॉइंट क्लियर हो गया। ये लाइन और उसके बाद ये जो येट कंजंक्शन आप रिलेट कर लेंगे अगर, तो आप यहाँ पे सही पे पहुंचेंगे। हमें बहुत अधिक सावधानी के साथ ईच स्टेप चूज करना है। फॉर द फुटप्रिंट्स वी लीव, क्योंकि वो पदचिन्ह जो हम छोड़ते हैं, फॉर द फुटप्रिंट वी लीव जो हम छोड़ते हैं, आर एज इंपॉर्टेंट एज द, वो उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की वी विल फॉलो, हम अनुसरण करेंगे। आइए जरा क्या लेते हैं ऑप्शन, वी लीव, लीव के बाद लेना है, क्योंकि पदचिन्ह जो हम छोड़ते हैं, डिस्कार्टेड, अब हम छोड़ते हैं और त्यागते हैं, दोनों शब्द तो सेम हो जाएंगे, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मीनिंग ही नहीं देगा। ऐसे पदचिन्ह जो हम छोड़ते हैं सरप्लस के रूप में, अतिरिक्त पदचिन्ह छोड़ देते हैं, एक्सेसिव अतिरिक्त पदचिन्ह छोड़ देते हैं, या फुटप्रिंट्स वी लीव बिहाइंड, ऐसे पदचिन्ह जो हम पीछे छोड़ते हैं, तो यही तो होगा, फुटप्रिंट्स वी लीव बिहाइंड, ऐसे पदचिन्ह जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, ऐसे काम जो हम करके आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे जो पिछले काम हैं वही तो करें ना, क्योंकि हमें हर कदम बहुत सावधानी से चुनना है, क्योंकि एक एक कदम बढ़ा रहे हैं तो बहुत सावधानी से कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो आपके कदमों के निशान आगे नहीं रहेंगे भाई, आपके कदमों के निशान कहाँ रहेंगे, पीछे। अगर मीनिंग टू मीनिंग चले कि हर कदम सावधानी से चुनना है, चल रहे हैं रेगिस्तान में, बालू में, हर कदम सावधानी से चलेंगे, तो आपके जो फुटप्रिंट हैं वो कहाँ छूट रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके पैरों के निशान पीछे हैं, उस हिसाब से भी ले लीजिए तो बिहाइंड पे पहुंच जाइएगा। आगे आइए, बिहाइंड ऑप्शन, वी लीव बिहाइंड, हम जो पीछे छोड़ते हैं, आर एज इंपॉर्टेंट एज, वो उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने की वी विल फॉलो, जिनका कि हम अनुसरण करते हैं। एज द, यहाँ द के साथ जो आप लिखेंगे उसी के लिए ये आ रहा है बताने के लिए। तो कई बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए। मैंने बताया ना, किसी नाउन के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए, मतलब ये चीज उसके बारे में बता रही है, अभी पीछे के पैराग्राफ में भी आया था। तो वो पदचिन्ह जो कि हम छोड़ते हैं वो उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने की क्या क्या होता है जिसका हम अनुसरण करते हैं। इसको इससे मिलाना है, और ये भी है, पदचिन्ह जो हम पीछे छोड़ते हैं वो उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने की क्या चीज होती है जिसको हम फॉलो करते हैं या जिसका हम अनुसरण करते हैं। क्या चीज होगी जिसका हम अनुसरण करते हैं, अप्रोच, वो हमारी अप्रोच, जिसका अप्रोच का कोई अनुसरण नहीं करता, अप्रोच अपनाता है, उसका उस अप्रोच को फॉलो नहीं करता, या तरीका जिसको आप फॉलो करते हैं, वो प्रथा रीति रिवाज जिसको आप फॉलो करते हैं, वो रास्ता जिसको आप फॉलो करते हैं। तो लेने को कुछ भी ले सकते हैं भाई। आगे कह रहा है दे आर पार्ट ऑफ द सेम जर्नी, वो उसी जर्नी का, उसी यात्रा का हिस्सा होते हैं, हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं। तो क्या ले लें, तो भाई आप कहीं जा रहे हैं, आपके पदचिन्ह छूट रहे हैं, और वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि वो चीज है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो भाई आपके पैरों के निशान पड़ रहे हैं, तो आप एक क्या बना रहे हैं, अप्रोच, मैनर, पाथ, कस्टम, कोई प्रथा रीति रिवाज नहीं बना रहे हैं, बल्कि आपकी यात्रा है। तो यात्रा, पैरों के निशान, और हम फॉलो कर रहे हैं, तो एक रास्ते का एक मार्ग है जिसपे हम चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो पीछे निशान छोड़ रहे हैं, और हमारी ये यात्रा पूरी हो जा रही है। तो यहाँ पे जर्नी जो वर्ड है, यहाँ पे फुटप्रिंट जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड, और हमें फॉलो करना है, ये तीन वर्ड को लेकर के मैं सोच रहा हूँ कि भाई हमारे पैरों के निशान छूट रहे हैं, हम रास्ते पे चल रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, पाथ ही बनेगा, वो रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं और जिस पे हमारे पैरों के निशान छोड़ रहे हैं, जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस रास्ते को हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाथ होगा इन शब्दों के हिसाब से। तो इस तरीके से सोचना है भाई।